सैकड़ों बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जो फिलवक्स के लिए हम ले रहे हैं उसमें एक तो आज़ाद जी के पूर्वजों को लेकर के बहुत ही धुंध है। आज़ाद जी के पूर्वजों को लेकर के कई तरह की वंशावलियां प्रचलित हैं, कई तरह के भाई भतीजे भी घूम रहे हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। फिर इनके मूल जन्म स्थान और जन्मतिथि को लेकर के वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें शटिल हो गई हैं आज की डेट में, खास करके विश्वनाथ वैशंपायन जी के लेख के बाद, और जो उनके मित्र थे भगवान दास माहौर और सदाशिव मलकापुरकर जी थे, उनकी माँ चूंकि जीवित थी और 1951 में मरी है, 1951 में 22 मार्च को एक्सपायर की हैं झांसी में। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें वो तो सेटिल हो गई हैं जन्म स्थान और जन्म तिथि की, लेकिन इनके पुरखों को लेकर के एक भौती गांव का नाम आता है सामने, कानपुर में है। दूसरा बदरखा का नाम आता है, बदरखा का तो कोई बहुत ज़्यादा आता है। अब तीसरा भावरा है, भावरा जो इस समय अलीराजपुर जिला है मध्य प्रदेश का, किसी समय में वो झाबुआ का पार्ट हुआ करता था और उसके पहले अलीराजपुर स्टेट हुआ करती थी। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली मुझे, जो आजाद तखल्लुस जिसको कह सकते हैं उपनाम है, वो उन्होंने कब जोड़ा, इस पर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। मुझे आज पेपर में कुछ चीजें मिली, वो मैं अभी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, मुझे भी बड़ा वो लगा। और हालांकि वो डायरेक्ट ये नहीं कि उन्होंने आजाद नाम कब जोड़ा, लेकिन ये यूज करने की जो बात आती है कि कोर्ट में जब गए उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, उस कहानी से रिलेटेड है, तो उससे चीजें हैं। फिर ये शहादत बनाम खुदकुशी जो है, इस पे भी बहुत चर्चाएं होती हैं। जो उनका मार्टर हुआ है, मार्टरडम, और जो एक बात चलती है कि अंतिम गोली, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, सभी लोग मानते हैं, इसमें कोई इकबट नहीं है, कि जब लड़ते हुए उनको ये लगा कि अंतिम गोली बची हुई है उनके पिस्टल में, तो उन्होंने अपनी कनपटी में लगा के मार लिया और वो शहीद हो गए। तो इसको लेकर के उस समय के अखबार क्या कहते हैं, उस समय के जो मेन लीडिंग पेपर्स थे, अगर आप देखेंगे उसमें, तो सबसे बड़ा तो लीडर था, द लीडर, जो यहीं से छपा करता था। बहुत बड़ी न्यूज निकली थी उसमें। 27 तारीख का एनकाउंटर है, एनकाउंटर तो नहीं कहेंगे, शहादत, सॉरी ये 27 तारीख का वो है, शहादत है। 28 का महीना था फरवरी, और 1 मार्च को न्यूज निकली है, मतलब जस्ट 2 दिन बाद कह लीजिए। और वो सारे पेपर ऑलमोस्ट उसी 2 दिन बाद ही निकलते थे, जितने भी पेपर थे, लीडिंग पेपर जितने अच्छे पेपर थे, कुछ 3 दिन बाद भी निकलते थे, लेकिन जो बड़े पेपर थे वो 2 दिन बाद ही निकलते थे अमूमन। तो जो पहली खबर है द लीडर में है, द पायनियर में है, और आज पेपर निकला करता था बनारस से, उसमें जो मुझे अभी कलेक्शन मिल पाया, और भी पेपरों में, और भविष्य एक पत्रिका निकला करती थी, यहीं से निकला करती थी, ज्यादा दिन नहीं निकली, 1.5 साल के आसपास निकली है, लेकिन उसमें बहुत छोटी सी एक न्यूज निकली थी। सबसे बड़ी न्यूज जो थी वो द लीडर की है। और अच्छी बात यह है कि द लीडर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भी अंश छपे हैं, एग्जैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं छपी है, क्योंकि वो किसी को शेयर नहीं की गई थी, दी नहीं गई थी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। लेकिन उसकी जो चीजें, जो जिसको कहते हैं ना, स्रोतों के माध्यम से या जो सोर्सेस के माध्यम से जो सूचना देते हैं, लेकिन वो भी सही रहती हैं, तो वो निकली है। उसके अलावा एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, जो पंचायतनामा जिसको हम लोग कहते हैं, किसी की डेड बॉडी जो होती है, जब उसको भेजा जाता है मर्चरी, तो उसके पहले उसकी जांच की जाती है कि उसके शरीर को पर्सनल में क्या मिल रहा है। पुलिस के लैंग्वेज में उसको इंक्वेस्ट कहते हैं, पंचायतनामा जिसको जनरली हम लोग कहते हैं, पंचनामा या पंचायतनामा कहते हैं, तो वो भरा जाता है। उसकी भी डिटेल्स द लीडर में निकली है। और फिर ये जो प्रश्न है शहादत बनाम खुदकुशी का, इस पे दोनों अखबारों ने विचार किया है, मतलब पायनियर ने भी विचार किया है और द लीडर ने भी विचार किया है, और दोनों ने अपनी राय भी दी है, डॉक्टर्स के माध्यम से या जैसे भी है। उसका क्या फ्लिप साइड हो सकता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कि क्योंकि वो ज्यादातर जो द लीडर देख ले तो वो उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस से प्रभावित था, द पायनियर तो विशेष लोगों का पेपर था, स्पेशल लोगों का पेपर था, अंग्रेजों का पेपर था, तो उसकी जो लैंग्वेज थी, उसका जो टेम्परामेंट था, वो तो ब्रिटिश स्टाइल था। तो उसमें लैंग्वेज वो क्या यूज कर रहे हैं, शब्द क्या यूज कर रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, कि रिवॉल्यूशनरी कोई कह रहा है, कोई एनार्किस्ट कह रहा है, इस टाइप के शब्द जो थे उसमें यूज होते थे। तो इसके अंतर्गत हम लोग वो देखेंगे। और कोल्ट बनाम माउजर, कोल्ट बनाम माउजर, ये कोई झगड़ा नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन इस प्रश्न को खड़ा किया धर्मेंद्र गौड़ की पुस्तक ने। वो सभी ने देखी होगी, बहुत छोटी सी पुस्तिका टाइप की है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 25, 30, 40 पेज या 50 पेज की होगी। उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी उन्होंने लगा रखे हैं, कुछ पेपर्स जो सीआईडी के ऑफिस से उनको कहीं से मिले थे उसको उन्होंने लगा रखा है। और उनका कहना यह है कि जो पिस्टल आज के डेट में म्यूजियम में रखी हुई है वो ओरिजिनल पिस्टल नहीं है, मतलब वो पिस्टल नहीं जिससे कि आजाद जी लड़ रहे थे, वो माउजर थी, उनका कहना है।
और माउजर के पक्ष में या इसके पक्ष में जो दलीलें दी हैं उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो उनके पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के आधार पर हम लोग देखेंगे। और एक नया खुलासा यहां मैं करूंगा आज, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा, कि सरदार भगत सिंह जी ने जिस पिस्तौल से सैंडर्स को गोली मारी थी और जिस पिस्तौल के साथ वो बटुकेश्वर दत्त जी के साथ असेंबली में पकड़े गए थे, वो पिस्तौल और आजाद जी की पिस्तौल एक ही वर्ष की बनी हुई है, एक ही मेक की बनी हुई है, एक ही कंपनी की बनी हुई है। और उससे भी बड़ा खुलासा ये होगा कि आजाद जी की पिस्टल का अभी तक नंबर नहीं पता है, क्योंकि वो फुर्चा गया है। उसमें सिर्फ एक डिजिट दिखती है 5। आजाद जो भगत सिंह जी की पिस्टल है उस पर नंबर बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब वो एक लॉट की पिस्टल थी। बाकी के जो नंबर्स थे 5 नंबर वो सेम होंगे, 5 और 6 जो होगा अंक वो अलग होगा। एक साथ उन दोनों पिस्टलों का ऑक्शन हुआ होगा, उसकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वो आई होगी। एग्जैक्ट ये तो नहीं पता कि कहां से आई, लेकिन उसके बारे में जो जानकारियां हैं कि कहां से आ सकती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और माउजर जिसकी बात वो कर रहे हैं, भाई हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि उन्होंने अगर कह दिया है कि माउजर थी वो पिस्टल और वो बाद में डिप्टी एसपी शंभूनाथ सिंह को दी गई थी, तो वो माउजर गई कहां, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी प्राइमरी सोर्स से ही देखेंगे, किसी मुखबिर के बयान में है। और शिव विनायक मिश्र जी का तो वैसे कोई बहुत नहीं, लेकिन शिव विनायक मिश्र जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंत्येष्टि भी की थी, जिन्होंने जो उनका अस्थि कलश था उसको संजो के रखा, उनका इकलौता लेटर, उनके बचपन का इकलौता फोटो इन्हीं के पास था। और अभी भी इनके पोते रहते हैं बनारस में, उनके संपर्क में हम लोग हैं, बातचीत करते हैं और फिर अंत्येष्टि क्रिया को लेकर के कुछ बातें हम लोग हल्की सी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वंशक्रम की। जैसे कि मैंने लिखा है कि 3 दादा 2 ताऊ अनगिनत भतीजे, तो 3 दादा का नाम तो मैंने नीचे ही लिखा है, कैलाशपति जी, टीकाराम और मैकुला। अभी तक जो नाम मिले हैं मुझे कि चंद्रशेखर आजाद के दादा का क्या नाम था। पिता के नाम पे तो अब बहस नहीं है, पंडित सीताराम तिवारी उनका नाम था। हालांकि पहले की जो आजादी के आसपास की किताबें आपको मिलेंगी वो गलत लिखती हैं, और वो भी किताबें किन की है मैं वो आपको बताऊंगा। एक किताब है कानपुर की विद्रोही, 1944 में लिखी गई है और बड़ी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वहां के विद्रोहियों की। तो उसमें 2 चीजें मिलती है आजादी के बारे में। एक तो उनके पुरखों का गांव जो था भोती था, तो वो तो चलिए क्षेत्रवाद की बात हो गई कि जो कि वहीं के रहने वाले थे कानपुर के, जिन्होंने वो किताब लिखी होगी तो वो तो उनका अपना पर्सनल लिंक होगा या लगाव होगा। दूसरी बात, उनके पिताजी के बारे में उन्होंने लिखी कि उनका नाम बैजनाथ था। 1944 की किताब है, आजादी के पहले की। दूसरी किताब जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ चांद प्रेस हुआ करता था, चांद पत्रिका निकलती थी और बड़ी फेमस पत्रिका उस समय की हुआ करती थी, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। उसके जो संपादक थे रामरख सहगल जी, आर सहगल करके लिखते थे वो। रामरख सहगल जी का बहुत ज्यादा राब्ता रहता था, जो क्रांतिकारी थे, लोग आते थे रहते थे। भगत सिंह ने उनके प्रेस में काम किया है 3 से 4 महीने यहां रहकर के इलाहाबाद में। और जिस दिन शहादत हुई है आजाद जी की, जिस दिन शहादत हुई है तो इनके साथ सुखदेव राज भी थे, और सुखदेव राज उस समय भविष्य में काम करते थे, जो उन्हीं का पेपर था, वहीं से निकलता था, चांद से ही। और जब यहां से वो भागे हैं तो सबसे पहले व्यक्ति जिनसे वो मिले और जिनको उन्होंने बताया वो रामरख सहगल ही थे। उनसे उन्होंने कहा कि वहां पर ये हुआ है, तो उन्होंने कहा तुरंत तुम रजिस्टर में साइन करो और चुपचाप अपने सीट पे बैठे। जब यहां से भागे हैं सुखदेव राज, तो वो व्यक्ति है रामरख सहगल। रामरख सहगल का एक मातृमंडल करके संस्था छोटी सी उन्होंने बनाई थी, रसूलाबाद में उसका स्थान था। वो बेसिकली छुपाने के लिए ही था, जो लेडीज रहती थी उस समय, जैसे सुशीला देवी थी, दीदी थी और दुर्गा देवी थी, तो वो वहां पर वो लोग रहती थी जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन जिनको कहते हैं, वो उनको वहां पे रखा जाता था। एक छोटा सा आप कह लीजिए कि यतीम खाना जैसा कुछ बना रखा था उन्होंने। तो रामरख सहगल जी ने एक किताब लिखी है आजादी के परवाने, वो भी आजादी के आसपास की है। आजादी के परवाने में भी उन्होंने लिखा है कि आजाद के पिताजी का नाम बैजनाथ। अब ये बैजनाथ नाम आया कहां से? बनारस में एक स्थान है बैजनाथा। बैजनाथा आप लोग जानते होंगे, जो लोग पुराने लोग बनारस से जुड़े सारे लोग जानते होंगे। बैजनाथा पे एक बुढ़िया थी कोयले वाली, उसके यहाँ कुछ दिन तक रहे थे शुरुआती दौर में जब पढ़ती थी। तो जब शुरू में चीजें लिखी गई तो लोगों ने बैजनाथा से बैजनाथ निकाल दिया और फिर वो बैजनाथ चल पड़ा, तो कुछ दिन तक चलता रहा। एसटी हॉलिंस जो आईजी सीआईडी हुआ करता था, और शहादत के दिन जिसने मौका मुआयना किया था दोपहर को, और जिसने अपनी किताब नो 10 कमांडेंट्स करके लिखी है, वो पुस्तक है, अवेलेबल है।
उस पुस्तक में उसने इनका जन्म स्थान गोरखपुर लिखा। मैं मतलब सिर्फ ये आप लोगों को थोड़ा सा फैमिलाइज कराना चाहता हूं कि कितने बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग कितने भ्रमित हैं कि उनका जन्म स्थान एक्चुअल में कहां था। तो आप समझ सकते हैं। तो पिताजी को लेकर के तो चूंकि जो धुंध है इसलिए छट गई कि उनकी माताजी जीवित थी और बहुत बाद में 51 में जाकर के मरी। उनकी शहादत के करीब 20 वर्ष बाद उनका इंतकाल हुआ है झांसी में। तो उनके संपर्क में जो लोग थे उन्होंने मेमोयर्स लिखे हैं। सदाशिव मलारपुरकर जी के घर पे रही, उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की। बड़ा गांव में उनकी अभी भी समाधि स्थल बना हुआ है उनका। और उसके साथ भगवान दास माहौर और विश्वनाथ वैशंपायन जी लगातार उनके टच में रहे। और 3 लोग उनके घर भावरा गए थे। सबसे पहले गए थे मास्टर रुद्रनारायण, सबसे पहले गए थे। दूसरे नंबर पर भगवान दास माहौर इनके साथी गए थे आजाद जी के। और शहादत के बाद विश्वनाथ वैशंपायन जी 1939 में छूटे हैं जेल से। और उसके बाद वो सबसे पहले उनके गांव गए भावरा। तो उनकी मां उस समय थी और वो मिलकर के आए। और उन्होंने एक लेख लिखा विप्लव में। विप्लव के नवंबर अंक में मुझे लग रहा है वो लेख था। आजाद की मां, वो इसमें मैंने उसकी प्रति लगाई देखने के लिए। आजाद की मां करके लिखा था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 1939 में 1931 में एक वीर पुरुष शहीद होता है। उसके परिवार के बारे में दुनिया को पता चलता है 1939 में कि उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। अकेली मां वहां पे रहती है। और उसके बाद भी उनको सहयोग मिलता है 1948 में। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने सहयोग किया, हेल्प किया। फिर नेहरू जी ने भी पैसे भेजे, सब कुछ है उसमें। वो जो लेटर की कटिंग है वो भी मैं दिखाऊंगा, इसमें है, जो इंडियन एक्सप्रेस में निकला था उसमें। और उसके 2 साल बाद में उनकी डेथ हुई। हालांकि सदाशिव मलारपुरकर जी के उनके कहने पर बहुत सारे जो स्थान थे उनको घुमाया, बहुत सारे तीर्थस्थल उनके घूमने की मंशा थी, उनको घुमाया। लेकिन मैं वो चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग कितना निग्लेक्ट करते हैं, कितना निग्लेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते थे, खूब कर सकते थे। आजादी नहीं मिली थी तब भी हम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। नहीं हो तो कैलाशपति जो नाम मिला इनके दादा के बारे में, वो तो एक विश्वनाथ पांडे जी हैं, उनके लेख में मिला है। और वो लेख संकलित है नर्मदा के आजाद अंक। नर्मदा का आजाद अंक बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने छपवाया था 1965 में। वो है नेशनल आर्काइव में, अभी पूरा अंक मिल जाता है। उसके लेख में उल्लेख किया है विश्वनाथ पांडे जी ने कि उनके दादा का नाम कैलाशपति था। कोई सोर्स नहीं दिया है उन्होंने, कुछ नहीं बताया कि क्यों उनके दादा का नाम है या कहां से है, कैसे है। दूसरा नाम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बीच वाला है, टीकाराम। ये एक लड़का है, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लाइव भी चल रही हैं। लखनऊ में है, कृष्णा नगर में है, मेरी बातचीत भी हुई है उससे। और वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। और सोशल मीडिया, जब मैं चूंकि पुलिस वाला हूं तो मैं थोड़ा तफ्तीश भी करने लगता हूं, जब चीजें पता चलती। तो मैं उसका एक दिन सर्च करने लगा अकाउंट। तो 2013 में उसका अकाउंट बना है फेसबुक का। और 14-15 तक कुछ इस तरह के हैपनिंग उस पर है नहीं। उसके बाद ही वो किसी ने बताया होगा कि तुम आजाद के पोते हो, तो तुम्हारे पिताजी आजाद के भतीजे हैं। तो उसने मान लिया, पता नहीं मान लिया कि मतलब कुछ और उसका वो है, एम है। तो अब वो, फिर मैंने उससे एक दिन बात किया। मैंने कहा भाई तुम्हारे दादाजी कब एक्सपायर किए, जिनको वो बताया करता था कि आजाद के पिताजी के सगे भाई थे, जिसको बताता था कि आजाद के पिताजी के सगे भाई थे। तो मैंने कहा तुम्हारे दादाजी कब एक्सपायर किए हैं और क्या सोच, मतलब कैसे तुम मानते हो कि तुम हो। तो उसने कहा था हम लोग भी भौतिक के रहने वाले थे। मेरे दादाजी कलकत्ता चले गए थे कमाने के लिए। उस जमाने में जब अकाल पड़ा और सारी चीजें हुई, कुछ चीजें जो उसने पढ़ी हैं, उस चीजों के आधार पर उसने बताना शुरू किया कि वो फिर कलकत्ता चले गए। वहां से लौटे तो लखनऊ में मलिहाबाद में बस गए, वहां पे पूजा पाठ करने लगे। फिर वहां से हम लोग रिकाबगंज में आके बसे। और आज की डेट में मैं कृष्णा नगर में रहता हूँ, वहां मेरी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक की दुकान है। अब वो बहुत लोगों से मिलता रहता है, जितने मतलब हीरो हैं, जितनी राजनीतिक पर्सनैलिटीज हैं, उनसे मिलना, फोटो खिंचवाना और फिर अपडेट कर देना, उसको डाल देना और कुछ डालते रहना। और उसने एक संकल्प लिया है, संकल्प आजाद, या लक्ष्य आजाद, संकल्प आजाद नहीं, लक्ष्य आजाद। और उसका एम है कि मैं 150 फीट की मूर्ति लगवाऊंगा जन सहयोग से चंद्रशेखर आजाद जी की। और कहाँ, कृष्णा नगर। तो मैंने कहा भाई जो इतिहास मौजूद है उसमें तो कृष्णा नगर में उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये तो बहुत अच्छा संकल्प है कि तुम मूर्ति लगवाने की बात कह रहे हो, कुछ विचारधारा पे भी काम कर लो तो और अच्छा रहेगा। लेकिन ऐतिहासिक स्थल पे लगवाओ ना, जो जगह उनसे जुड़ी हुई है, जिस स्थान पे उन्होंने कुछ किया है, जिसका एक महत्व है, जहां पे लोग आते हैं, तुम कृष्णा नगर में क्यों लगवाओगे। खैर उसका जवाब उसके पास नहीं था।
तो मैंने उससे वेरीफाई करने के लिए पूछा कि तुम्हारे दादा की मृत्यु कब हुई, तो उसने कहा सन 2002। तो मैंने कहा यार जो शतायु जीवत का ही हम लोगों का कंसेप्ट है, ऋग्वेद काल से चला आ रहा है कि आदमी 100 साल तक जीता है, उसमें कभी कभी लोग बहुत जापान उपान वाले बहुत लंबा खींच देते थे, 110 साल तक जी लेते हैं। बाकी मैं गुरुवर जी से कहूंगा कि 120 साल जिए हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 120 साल जिए भाई, 92 ईयर्स ओल्ड और इतने फिट आप हैं आज की डेट में, ईश्वर करे कि अभी आप 30 साल जिए। तो लेकिन यही माना जाता है ना कि 100 वर्ष तक सारी चीजें हमारे जो आश्रम व्यवस्था है या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं जीवन की, वो 100 साल मानी जाती है, अधिकतम आदमी जीता है। तो मैंने कहा भाई जो 2002 में तुम बता रहे हो, तो अगर चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी या उनके बड़े पिताजी जीवित होते तो उनकी आयु आज की डेट में 150 साल होती। और उसका आधार भी मैंने बताया, उससे तो नहीं बताया, मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं। जो पेपर कटिंग मुझे मिली है इंडियन एक्सप्रेस की 1948 की, जिसमें यह कहा गया कि 250 रुपए का चेक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनारसी दास चतुर्वेदी के माध्यम से उनकी माता जी को भिजवाया। उसमें उनकी आयु लिखी है 1948 में 74 साल। जब उसको आप घटाएंगे तो वो आता है 1875। वो उनकी तीसरी शादी थी, मतलब उनके पिताजी सीताराम तिवारी। तो अब सीताराम तिवारी जी की अगर तीसरी शादी है तो भारतीय सिविलाइजेशन में तो ये माना जाता है कि पत्नी हमेशा छोटी रहती है। पहले तो बहुत छोटी रहती थी, अब तो 2-3 साल का अंतर फिर भी माना जाता है। हम ज्यादा नहीं जाते, हम 5 साल छोटी मान लेते हैं उनसे। तो वो कितने हुए 1870 के, तो 30 साल आप उधर जोड़ दीजिए और 122 इस समय चल रहा है, तो हो गया 152 साल। तो मैंने कहा यार 150 साल की उम्र तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब तुम या तो झूठ बोल रहे हो या तो मेरा कैलकुलेशन गलत है। तो खैर उसने दोबारा फिर फोन नहीं किया, उसने कहा था कि मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किया, हो सकता है उसने ब्लॉक भी कर दिया हो मेरा नंबर, वो लगा हुआ है। और किसी ने बताया कि वो अब तक 50-60 लाख रुपया वो जमा कर चुका है, झोला लेके घूम रहा है। इसलिए मैंने उसको लिखा कि ये जो धुंध है, उस धुंध को किस तरीके से क्रिमिनल माइंड के लोग, चूंकि मैं पुलिस का आदमी, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ, क्रिमिनल माइंड के लोग, यस, अगर आजाद जी आज जिंदा होते तो सबसे पहले वो उसको दंडित करते। जो आजाद जी को सबसे ज्यादा सहयोग किया है जिस व्यक्ति ने, मनोहर लाल त्रिवेदी उनका नाम था। मनोहर लाल त्रिवेदी वॉज बेसिकली फ्रॉम बदरखाल। वो बाद में गए थे 16 साल की आयु में 1912 में भावरा, और इनके पड़ोस में रहते थे। अभी मैं दिखाऊंगा उस गांव की हालत क्या है। भावरा भावरा गांव में सिर्फ 2 घर ब्राह्मण थे, और उसमें से एक इनका था, एक इनका था। कहीं भी मनोहर लाल त्रिवेदी के मेमोयर्स में से कहीं भी अपने संस्मरण में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आजाद का सगा रिश्तेदार हूं, कहीं नहीं कहा। लेकिन पूरे जीवन उनके पिताजी की भी देखभाल उन्होंने किया, उनके पिताजी की अंत्येष्टि की, उनके माताजी के आंख का ऑपरेशन करवाया। आजाद जी कभी अगर अपने घर के हालचाल जानने की कोशिश किए होंगे तो पत्राचार उन्हीं के यहाँ हुआ। आजाद जी को उन्होंने बचपन में पढ़ाया, आजाद जी ने उनको 2 छड़ी मारा भी था, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, वही मनोहर लाल त्रिवेदी जी हैं। और 1928 या 28 में जब दोबारा गए थे, पहली बार 1922 में गए थे घर छोड़ने के बाद, और 1928 में जब गए तो उन्हीं के घर पे रुके थे, मनोहर लाल त्रिवेदी जी के घर पर वो रुके थे। मनोहर लाल त्रिवेदी जी एक बार उनसे मिलने आए तो पता चला कि किसी ने उनको 200 रुपया दे दिया है घर को पहुंचाने के लिए कि उनके माता पिताजी को दे दीजिएगा। उन्होंने उनको बहुत डांटा और वो पैसे दे दी आजादी। उन्होंने कहा कि आप कसम खाइए कि आज के बाद मेरे नाम पे कभी आप किसी से पैसे नहीं लेंगे। गुड़ रोटी खाकर उन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आंखों में आंसू आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह साथ में किसी मकान में रहते थे, और लोग भी सारे साथी थे, 6-7 लोग। तो उसमें तस्तरी में गुड़, जिसको भेली कहते हैं हम लोगों के एरिया में पूर्वांचल में, वो रख करके और रोटी से खा रहे थे। इन्होंने उसको छीना भगत सिंह ने, फिर छीना झपटी में वो गुड़ गिर गया, भेली गिर गई। तो उन्होंने उठाया कुछ अपना साले वाले जो भी उन लोगों का अपना आपस का वो था किया, और इसके बाद उसको लेके बैठ गए खाने के लिए। और ये कोई बहुत बड़ी घटना होनी थी, उसके जस्ट पहले 2 दिन पहले की बात थी। तो उन्होंने कहा यार अगर तुम उठाए लिए जमीन से उसको धो तो लेते, तो आपको हंसी भी आएगी, आपको अपनी आंखों में आंसू भी आएगा कि मतलब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी, और आप अंग्रेजों की जब रिपोर्ट देखेंगे और अंग्रेजों में उनके प्रति जो टेरर था, जब उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि इतना बड़ा आदमी और इतने साधारण तरीके से लोग जी रहे हैं। जिंदगी भर वो आदमी लगोटी पहन करके, अखबार बिछा करके और धोती ओढ़ के सोता रहा। किसके लिए? उसको पता था कि मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। 100% उसको पता था। वो हमेशा कहते थे कि भाई मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुदकुशी करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं वो, लेकिन हमेशा ये कहते रहे कि मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, और नहीं आए पुलिस के हाथ। उन्होंने अपनी शहादत दी। चंद्रशेखर आजाद को भी अपनी शहादत पता थी, भगत सिंह को भी अपनी शहादत पता थी। तो वो तो जान के शहीद हुए ना, किसके लिए शहीद हुए?
भाई जो भी मनुष्य शरीर में आ गया है, जो भी जीवित है, वो चाहता है कि मरे। ये तो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको फिजिक्स में कहते हैं कि मतलब जो व्यवस्था जिस तरीके से है, जिस तरीके चाहे वो स्थिर है चाहे चलायमान है, वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। ये तो एक इनर्शिया है, एक अस्तित्व की लड़ाई है। वो तो हमेशा आदमी बना रहना चाहता है। कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन वो मरना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक आदर्श के लिए मरना चाहती है, एक विचार के लिए मरना चाहती है, एक देश की स्वतंत्रता के लिए मरना चाहती थी। उनको पता था कि अगर मेरी माँ मड़ुआ की रोटी खा रही, मेरी माँ कोदो का चावल खा रही है, तो दुनिया हिंदुस्तान के 99% लोग खा रहे हैं, कोई मेरी माँ अकेले थोड़ी खा रही है। तो लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि अगर वो आज के डेट में होते तो सबसे पहले इस तरह के व्यक्तियों को वो दंडित करते। फिर हम लोग आते हैं लास्ट नाम पे, मैकूलाल। इनके भतीजों में जैसे गुमानी लाल जी का है, दूसरे जो राम भरोसे जी है, टीकाराम जी के लड़के हैं, जिनके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये सगे भाई थे सीताराम तिवारी, मतलब चंद्रशेखर आजाद के ताऊ थे। अब दो नाम बचे हमारे पास, गुमानी लाल और मैकूलाल। जरा आगे करना बेटा एक बार। ये मैंने हाथ से बनाई हुई, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं था, मैं कल ही लखनऊ कानपुर से लौटा, तो मुझे स्लाइड बना के देनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के सिर्फ एक बार मतलब फैमिलाइजेशन के लिए। लेकिन मैं इसको टेंटेटिव मानता हूं, मैं इसको लास्ट नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है जब तक मुझे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसमें मैकूलाल के 5 पुत्रों की जानकारी मुझे मिली है, वो परसों मिली है। मैं बहुत ही गया हुआ था, बेसिकली मेरा कुछ काम था कानपुर में, और फिर जब मैं गया कानपुर तो वहां पे चेक करना था मुझे मेट्रो, तो मेट्रो चेक करने के बाद मैंने, चूंकि सटा हुआ गांव है तो वहां पे कुछ लोग परिचित थे, मैंने कहा चल के एक बार मिलते हैं, कौन लोग हैं। तो जो गुमानी लाल जी की लड़के आप देख रहे हैं, गुमानी लाल जी वाली लाइन देखिए, चौथे नंबर पे गुमानी लाल जी, जिनकी डेथ हुई 1971 में। उनके लड़के थे रामशंकर, इनके बारे में कहा जाता है कि अफीम पीते थे और कोयला बीनते थे। जो रेलवे ट्रैक के किनारे कोयले गिरते थे उसको बीनते थे, और 1 रुपया किलो, 1 आना किलो के हिसाब से बेचते थे, उससे कुछ पैसा उनको मिल जाता था, तो अफीम पीते थे। उनके लड़के उमाशंकर हुए, वो मरे हैं 1962 में, जो रामशंकर थे। उनके लड़के उमाशंकर जो 2012 में मरे हैं अभी, ये मुनीमी करते थे भट्टे पे। तो ऊपर वाली लाइन के तीनों लोग आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है। जो लास्ट के 3 हैं, इसमें से भी 2 लोग बचे हुए हैं, उनकी फोटो में दिखाऊंगा। इसमें जो लास्ट माधव प्रकाश जी हैं, ये एक्सपायर किए हैं अभी जल्दी ही, और दूसरे हैं भानु प्रकाश और चंद्र प्रकाश जी, जो कि जीवित हैं। चंद्र प्रकाश जी भट्टे पे काम करते हैं, उनका मुनीमी करते हैं अपने पिताजी की जगह पे। और भानु प्रकाश जी के बारे में, भानु प्रकाश जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, घर पे रहते हैं। तो हमारी बात दोनों लोगों से हुई, उसके आधार पर जरा एक बार आगे करना स्लाइड। ये तो खत्म नहीं, इसकी बात मैं आगे करूंगा। आगे करो, नहीं वो जो फोटो लगी थी, फोटो पे जाओ, और आगे बेटा, पीछे जा रहे हो तुम, आगे और आगे जाओ। हाँ, ये जो बिना शर्ट के बैठे हुए हैं, ये भानु प्रकाश जी, बड़े लड़के हैं। और जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, ये चंद्र प्रकाश जी। मतलब ओरिजिनल काम करने में कठिनाइयां कितनी हैं और मजा कितना है, दोनों मैं बताना चाह रहा हूं उसके माध्यम से। जब हम लोग शाम को घर पे पहुंचे, अच्छा ये नीचे जो झोपड़ी, जो रोशनी आ गई, बेसिकली ये वो जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि पंडित सीताराम तिवारी की घरोही यहाँ थी, और ये बहुत बार तक रही, 55, 56, 60 तक रही है। उसके बाद फिर इन लोगों के कब्जे भी धीरे धीरे आ गए। तो वहां पे आज की डेट में जो इधर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ कटरा टाइप बना के इन्होंने किराए पे दे दिया है, किराए पे दे दिया इधर की तरफ, बहुत साफ नहीं है फोटो। और जो पीछे की तरफ मकान दिख रहा है वो अशोक वाजपेयी जी हैं, कुछ कविता वविता भी करते हैं, कहीं से रिटायर्ड हैं। तो उनका भी फोन फिर कल आया था, तो 1-1.5 घंटा उन्होंने भी बात किया, तो उनसे भी हमने बहुत सारे तथ्य जुटाए। तो जब हम लोग पहुंचे तो सबसे पहले ये मिले जो खाट पे बैठे हुए हैं। तो इनसे हम लोगों ने पूछा, अच्छा हम लोगों ने गांव के किसी व्यक्ति को नहीं लिया था, क्योंकि गांव के आदमी के सामने संकोच करता है, उसको लगता है कि मतलब बता देंगे, और कोई बाहर गया होगा तो वो बता देगा, तो आकर के हिस्सा ले लेगा अपना। 2-4 बीघे खेत, मतलब जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 10 बीघा खेत है इनके पास, और आज की डेट में अगर आजाद जी जिंदा होते तो 1 बीघे के काश्तकार होते, मतलब जो कैलकुलेशन कहता है ये इतना है। तो जब इनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई आप उनको जानते हैं पंडित सीताराम तिवारी को, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारे पिताजी के भाई थे। कि वो भाई आपके पिताजी का क्या नाम था? तो उन्होंने बताया मैकूलाल तिवारी। तो मैकूलाल तिवारी का नाम इसके पहले भी हम लोगों को संज्ञान में था, और संज्ञान में इसलिए था कि 1973 में एक व्यक्ति थे विकास वाजपेयी, जो आज की डेट में नहीं है। विकास वाजपेयी को कहीं से पता चला होगा कि भौती उनके पुरखों का घर है, वहां से बाहर के थे वो, लेकिन उन्होंने फिर खोजबीन करना शुरू किया। तो उस समय
उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका भी नहीं कह सकते, 8-10 पन्ने का एक लेख लिखा, भौती और आजाद। अच्छी बात उसमें यह है कि उसमें 8 से 10 लोगों का इंटरव्यू है और पुराने लोगों का। कोई 75 साल का है 1973 में, कोई 77 साल का है, कोई 85 साल का है, और उसमें तिवारी जी भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, सारे लोग। तो वो उसमें कुछ चीजें, उसमें से एक व्यक्ति ने, लल्लू तिवारी थे, उनकी उम्र थी 77 साल 1973 में, मतलब 1800 कुछ की उनकी पैदाइश रही होगी। तो सीताराम तिवारी को तो नहीं देखे होंगे, लेकिन इतने पुराने हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो फिजाओं में चीजें रहती हैं, बातें रहती हैं। अब 4 पीढ़ी बात तो कोई बताने वाला नहीं कि उसमें उन्होंने बताया होगा। उन्होंने बताया था कि पंडित सीताराम तिवारी के बाप का नाम मेहतूलाल था। वो उस किताब में है, जो बड़ी मतलब आज की डेट में तो मिलती रही है। एनी हाउ उसको हम लोगों ने कहीं से निकाला, वो जो 7-8 पन्ने का था, तो उसमें वो चीज उल्लेख था। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का, गुमानीलाल तिवारी के पिताजी का नाम मेहतूलाल था और उनके ये 5 बेटे थे, जरा वो वंशावली पे आओ पीछे, इसके पहले, हाँ। तो उन्होंने कहा कि 5 बेटे थे, तुलसीराम, गणेश, नवाब, गुलामी राम और गुमानीलाल और सीताराम। तो उन्होंने बताया कि तुलसीराम का परिवार भंडारा चला गया। भंडारा कोई जगह है, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश की, और आई थिंक बंबई के कहीं बॉर्डर पे है, मुझे महाराष्ट्र में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भंडारा चले गए। गणेश और नवाब को उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कहाँ गए, कुछ नहीं मालूम। गुमानीलाल का परिवार आज के डेट में गांव में, और सीताराम जी से ये चंद्रशेखर जी थे और बाकी जो भी उनके भाई बहन थे वो लोग थे। तो इसके बाद वाले पे ये खतौनी है, और खतौनी कब की है? 1948 की, 1948 की है। ये भौती प्रतापपुर और भौती खेड़ा 2 गांव है वहां पे लगे हुए। ये भौती प्रतापपुर की, जहां पे उनका घर बताया जाता है। इसको अगर फसली में देखा जाए, जो कि राजस्व विभाग में फसली में ही देखा जाता है, कोई राजस्व का होगा तो उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा, तो ये 1356 फसली की है। 1356 में जो 592 आप जोड़ेंगे 592, तो वो हो जाएगा ईस्वी सन। तो ईस्वी सन इसका आता है 1948। इसके नीचे लिखा हुआ देखिए, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, 1948। नवल किशोर प्रेस से छपी हुई है। और ये इसमें जो एकदम दाहिने तरफ आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ कैलाशी देवी बेवा तुलसीराम, और जो इधर की तरफ एंट्री है वो लिखा है गुमानीलाल वल्द मैकूलाल व मग्गूलाल व पुत्तनलाल पिसराम। पिसराम कहते हैं बच्चों को, चिल्ड्रेन। हाँ, पिसराम तुलसीराम साकिन मौजा दे, मतलब गांव के मूल निवासी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई तुलसीराम और गुमानीलाल भाई थे, और दोनों के बाप का नाम क्या था? मैकूलाल। लेकिन सीताराम तिवारी का इसमें नाम नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो उनके मेमोयर में या लोगों के मेमोयर में आता है कि 56 संवत में वो बदरका से गए थे भावरा। 56 संवत का मतलब 57 साल घटाएंगे तो आएगा 1899, 1899। तो 1899 गए हुए व्यक्ति का 49 साल बाद रिकॉर्ड में होना कम भी संभव है। और जब कई बार ये होता है कि भाई आदमी निकल गया, क्योंकि उसके बाद 2-3 खतौनियां हैं जो कि आज की डेट में सील हो गई हैं। हो सकता है उसमें नाम हो, लेकिन वो इतनी जीर्ण हो गई है कि डीएम के आदेश से उनको सील कर दिया गया है, और डीएम के ही उससे अनुमति से उसको देखा जा सकता है। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि उसके बीच में भी देखें, मे भी कि किसी खतौनी में हो नाम तो हो, लेकिन उस व्यक्ति के बताने से कुछ चीजें तो कनेक्ट हुई। एक चीज 1320 में 1356 है, 1356 फसली है, 1948। हाँ, लेकिन वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे उन बुजुर्ग से, तो उनके जो भावज हैं, मतलब उनके दूसरे वाले छोटे भाई जी मोटरसाइकिल खड़े थे, उनकी जो पत्नी थी वो लगभग गुस्से में, मतलब अगर मेरे साथ वर्दी खाली ना होती तो शायद वो हम लोग भगा देती। तो इन्होंने जाके समझाया कि भाई हम लोग जानने आए हैं और कोई बात नहीं। उनका ये सब झूठ झूठ दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। छोटे भैया को पता है, छोटे भैया को बुला रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत फोन किया, उनके पति भी आ गए। तो उनके पति ने भी कुछ मतलब मैन्यूवरिंग करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग तब तक लिख भी चुके थे। तो हम लोग कहे यार अब हमको तुमसे ज्यादा बात क्या करनी, ये बताओ कि कुछ कुछ इसमें वेरीफाई कर दो। तो ऑलमोस्ट चीजें वो भी वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं अंदर यही चलता है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। और ये चीज मैंने प्रत्यक्ष देखी है राहुल सांकृत्यायन जी के भी घर पे। राहुल सांकृत्यायन जी मेरे यहाँ के थे, उनके पूरे फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं। 8-10 बीघा खेत उनके भी नाम रहा होगा, हालांकि बाद में उन्होंने अपने भाइयों को पहले ही कर दिया था, वो लिख पढ़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी उनकी फैमिली के लोग वहां पे नहीं जाते। मतलब एक मन में संकोच भाव रहता है कि ये जो संपत्ति का लालच और वो चीजें हैं वो हैं। लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड से कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं इसको टेंटेटिव मानता हूं। लेकिन 2 प्रमाण मेरे पास ऐसे हैं
कि मैकू लाल के लड़के गुमानी लाल थे। फिर अशोक वाजपेयी जी 1952 के हैं, 1952 की पैदाइश से रिटायर्ड आदमी हैं और घर पे रहते हैं, काफी पढ़े लिखे आदमी, शिक्षित आदमी। तो कल जब उनका फोन आया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जब विकास वाजपेयी जी ने पहली बार आप लोगों से ये बताया कि ये भौती गांव उनके जन्म स्थान से रिलेटेड है, तभी आप लोगों को पता चला कि इसके पहले से आप लोगों से हैं? भाई अगर वास्तव में उनका गांव रहा होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वही तो बताएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए गुमानी लाल जी बहुत पहले शुरुआती दौर में कलकत्ता गए थे कमाने के लिए, कुछ दिन कपड़े की दुकान पे काम किए, फिर गांव लौट आए। उसके बाद कोई काम नहीं रहता था, वहां एक छोटा सा चबूतरा था जहां हम लोग गए थे, वहां छोटा चबूतरा था और खाट बिछा के उस पर लेटे रहते थे और उनको पुराने गाने गाने का बड़ा शौक था, तो पुराने गाने गाते रहते थे और ये कहते थे कि चंद्रशेखर हमारा है, चंद्रशेखर हमारा, ये वो कहते थे। न तो उतनी जागरूकता थी लोगों को उस समय पूछने की, न तो किसी को बताने की जागरूकता थी। 1939 में श्रीदेवी मुसद्दी, जो मुसद्दी जी की वाइफ थी, क्रांतिकारी थे वो, रामचंद्र मुसद्दी की वाइफ श्रीदेवी मुसद्दी जी ने वहां पर एक कार्यक्रम किया था 1939 में। और बाद में जब इस विकास वाजपेयी की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा 70 के दशक में, मतलब 71, 72, 73, तो एक बार वहां एनडी तिवारी जी भी गए थे, एक बार इंदिरा गांधी जी भी गई थी और उस गांव का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद नगर रखने की भी बात हुई थी, लेकिन वो हुआ नहीं। इसके आगे जरा वो दिखाना ऊपर, नहीं उसके पीछे जरा, नहीं वो जो उसका था मार्टिन मॉन्टगोमरी वाला, हाँ ये भौती प्रतापपुर का रॉबर्ट मॉन्टगोमरी की 1848 की वो है, रिपोर्ट है। ये तो मैं ऐसे ही रख दिया मैंने, क्योंकि उस समय जो सेंसस हुए हैं 1880 के बाद ही हुए, इसके पहले कोई सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन कई जो अधिकारी थे, डीएम्स थे, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता था, तो इस तरह की करवाते थे। जैसे पटना का भी हुआ है, पहले का गोरखपुर का हुआ है, तो उसी तरीके से इन्होंने अपने एफर्ट से 1848 में एक सेंसस करवाया था। तो उस सेंसस की मतलब वो है करीब, मुझे लग रहा 500 साढ़े 500 पन्ने की रिपोर्ट है। तो उसमें से एक पन्ना जिसमें भौती प्रतापपुर, अब देखिए उसकी स्पेलिंग भी अजीब सी लिखी, BHOUTEE प्रतापपुर, भौती प्रतापपुर। उसके इधर की तरफ जो है वो फारसी में लिखा हुआ है, फारसी में भी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ, तो इसमें कितना रकबा था, कितनी आबादी थी और क्या उपज होती थी, वो सारी चीजों का इसमें उल्लेख है। तो ये तो खैर जब चीजें होंगी तो कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जो असली चीज थी जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनके पिताजी, उनके दादाजी कौन हो सकते हैं, तो ये फिजिबल 2-3 चीजों की वजह से लग रहा है। एक तो जैसे स्वतंत्र गवाहों के माध्यम से बताया गया, जिस लल्लू तिवारी जी ने कहा था कि हाँ भाई मैं जानता हूं कि मैकू लाल नाम था उनके पिताजी का, गुमानी लाल के पिताजी का नाम, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसी परिवार का, मतलब उनके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एग्जैक्ट उसी परिवार, जबकि एकदम सटा हुआ बैठा हूं। उन्होंने कहा हाँ हम लोग पुराने एक ही खानदान के हैं, लेकिन वो उनका सहन और हमारा जो पिछवाड़ा था वो मिलता था, लेकिन उनके पिताजी का नाम ये था। तो वो यहां से कुछ चीजें कनेक्ट हुई। आगे चलो बेटा, हाँ नहीं वो उसके पीछे वाली स्लाइड में, उसके पीछे वाली स्लाइड, अरे उसके पीछे और पीछे। हाँ अब इसमें ये चीजें तो बहुत बताने की खैर नहीं है, कानपुर जी ब्राह्मण थे, ये सभी लोग जानते हैं, ये तो कनेक्टेड है। हाँ एक चीज इसमें जरूर है कि दमा की तिवारी कहते हैं, वो कुछ वहां पर दमा, चट्टू और इस तरह से डिवीजन्स हैं, और गोपाल, इस तरह से 4 डिवीजन है। जैसे हम लोग पूर्व तरफ इस तरह के डिवीजन नहीं है, लेकिन वहाँ बिस्वा वगैरह का भी कुछ चलता है। तो 18 बिस्वा के थे, और सपई एक गांव है जो दमा के तिवारियों की ओरिजिन मानी जाती है, वो गांव अभी भी है, वहां पे भी लोग हैं। हालांकि एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हम लोग कि सपई से ही आए होंगे, क्योंकि वो आबादियां धीरे धीरे फैलती हैं, किसी गांव में गए, वहां से निकल के किसी गांव में गए। तो अब जो करीबी लोगों को बचने की बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये कनेक्ट होता है तो यही 2 लोग हैं जो, और उनके बाल बच्चे हैं, ये इनके परिजन माने जाएंगे। अदरवाइज जितने भी परिजनों की बात चल रही है सब फर्जी है। मनोहर लाल त्रिवेदी जी के बारे में कैलाशपति गवाह हो गया था। कैलाशपति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, दिल्ली का पूरा सेंटर देखता था कैलाशपति। जब कैलाशपति अक्टूबर 1930 में गिरफ्तार हुआ है और आजाद जी की जो शहादत हुई है वो 27 फरवरी 1931 को हुई, मतलब कुछ महीनों का अंतर है। तो उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, इनके संगठन को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उसको बहुत जानकारियां थी। उसका स्टेटमेंट 80 पन्ने का है, वो आज तक कभी प्रकाशित नहीं, किसी सामने नहीं आया, मुझे कहीं बहुत रेयर सोर्स से मिला, मैंने उसको पढ़ा, उसमें 2 कॉपियां मैंने लगाई हैं क्योंकि वो हमारे काम की है आगे। तो उसमें उसने ये बात कही थी कि जो उसने नाम नहीं बताया, उसने कहा बदरखा में एक उनका फर्स्ट कजन है। अब कजन सब तो बहुत बड़ा है, उसमें मौसेरे भाई भी हो सकते हैं, ममेरे भाई भी, बुबेरे भाई भी, चचेरे भाई भी।
तो वो उसने कहा तो हिंदी में होगा, लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजी में लिखा है कि फर्स्ट कजन वहां रहता है बदरखा में और उनके माँ बाप की देखभाल वही करता। तो देखभाल तो मनोहर लाल त्रिवेदी ही करते थे, उनकी फोटो भी है, इसमें मैं दिखाऊंगा आगे। तो मनोहर लाल त्रिवेदी बहुत बाद में मरे हैं, वो 62-63 के आसपास मुझे लग रहा है, उनकी मदद मरने के बाद मरे हैं। तो लेकिन मनोहर लाल त्रिवेदी ने कहीं ये नहीं कहा कि वे उनका मतलब चचेरा भाई हूँ, फुफेरा भाई हूँ, मौसेरा भाई हूँ। तो इसका मतलब कि वो डायरेक्ट रिलेटिव वो भी नहीं थे। और यही कंडीशन जो पंडित शिव विनायक मिश्र की थी, वो भी यही कंडीशन थी। पंडित शिव विनायक मिश्र जी रहने वाले बीघापुर गाँव के थे। बीघापुर बदरखा से मुझे लग रहा है 3 कोस 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस गांव उनके भाई की शादी बदरखा में हुई थी, बस इतना ही रिलेशन, और कोई रिलेशन नहीं उस परिवार में भी नहीं हुई थी जिस परिवार से चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार का संबंध था। बदरखा का क्या रोल है अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। चलो आगे पढ़ाओ। हाँ, भौतिक हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर दिया, अब हम लोग बदरखा पे आते हैं। बदरखा को लेकर के भी कई तरह की बातें चलती रहती हैं कि बदरखा में वो पैदा हुए। 2006 का एक पेपर मिला मुझे, प्रकरण मिली, उसमें मल्लिकार्जुन जो वहाँ के सांसद थे दक्षिण भारत के, उन्होंने कुछ लिखा था कि भाई ये तो इनका जन्मदिन ये है और ऐसे ऐसे है। तो उसमें बड़ा उठा पटक मची कि भाई ये मध्य प्रदेश की थोड़ी हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ की तो उत्तर प्रदेश की होंगे। तो फिर कुछ शोधार्थी भी निकल गए, तो शोधार्थियों ने यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पैदा ही नहीं हुए, अपने चाचा के साथ यहाँ कुश्ती भी लड़ते थे। मतलब बिल्कुल आंखों देखा हाल बताने को तैयार है। जबकि सत्य यही है कि कभी चंद्रशेखर आजाद न तो भौती आए और न तो बदरखा। मनोहर लाल त्रिवेदी जी ने अपने मेमोयर में लिखा है कि एक बार मैं आ रहा था कहीं से मुंबई की तरफ से, उनके साथ मेरे साथ वो थे और मैं घर जा रहा था, गर्मियों की छुट्टी हुई थी। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की बदरखा जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई बहाना बनाया कि यार मुझे बहुत जरूरी काम है, वो आए नहीं, चले गए। तो वो क्यों नहीं जाते थे? ऐसा नहीं था कि अपने पर जुलूस लगाओ नहीं था। दोनों चीजें थी कि एक तो मेरी वजह से ये परेशान ना हो, ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस को जहां पता चला वो इंट्रीगेट करना शुरू कर दी थी। दूसरी चीज कि वो इससे भी बहुत सशंकित रहे थे कि मेरी नाम बदलती लोग ना करें, क्योंकि इन लोगों को पता था कि हम कितने बड़े साइज के हैं। इनको पता था जब चंद्रशेखर आजाद जी को, उनको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वगैरह को फांसी की सजा हो गई तो वो अखबार में निकला था, दिल्ली के अखबारों में। शिव वर्मा जी वो अखबार बड़ी मुश्किल से कैसे करके लेकर के आए और फिर उन लोगों का डिस्कशन हुआ तो काफी मतलब लोग काफी रोए, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि फांसी होनी है। तो फिर वहां सभी लोग बैठे थे, तो वो पेपर नीचे पड़ा था, कोई उठा होगा, उसका पैर पड़ गया। तो आजाद जी बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा कि देखो अब ये शहीदों की श्रेणी में आ गए, ये देश की संपत्ति हो गई, उनकी इज्जत करना चाहिए। तुमने जो पैर रखा पेपर पे, रोकते खड़े नहीं हो जाते सुनकर के ये बातें, मतलब कि उस आदमी को पता है कि मेरी साइज क्या है, मेरा आकार क्या है, उसको पता है कि मैं क्या बनने जा रहा हूं। लोग जो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, उनको पता था। राम प्रसाद बिस्मिल को पता था, चंद्रशेखर आजाद को पता था, सरदार भगत सिंह को पता था, सबको पता था कि वो उसकी शहादत का मतलब क्या है, उसकी उत्सर्ग का मतलब क्या है और वो कहां जाकर के रुके। तो इसलिए वो नहीं जाते थे। लेकिन बदरखा से कनेक्शन क्या था वो मैं बताऊंगा। इसके बारे में दोनों लोगों ने लिखा है, मनोहर लाल त्रिवेदी जी ने और शिव विनायक मिश्र जी ने। शिव विनायक मिश्र जी का हल्का सा मैं परिचय दे दूं। वो रहने वाले बदरखा के बगल के गांव, जैसे बताया मैंने, बीघापुर के थे। बचपन में ही पढ़ करके वो काशी चले गए थे। वहां पर पहले किसी उसकी दुकान थी मिठाई की, किसी यादव की दुकान थी, उसमें विश्वनाथ गली में, जैसा कि उनके पोते ने बताया, वहां उन्होंने बर्तन माजा जीविका के लिए। फिर धीरे धीरे वो राजनीति में प्रवेश किया और उस समय के कांग्रेस के ठीक ठाक से लीडर्स में थे, क्योंकि डॉक्टर संपूर्णानंद की मेमोयर में भी उनका नाम आया। और उससे इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि इनके संपूर्णानंद जी के संस्मरण में जो 1962 में लिखा गया है, चंद्रशेखर आजाद जी का 3 बार नाम आया है और आज तक कहीं उसका उल्लेख किसी ने नहीं किया। जब असहयोग आंदोलन में वो काम करते थे उनके अंदर में, तब का उल्लेख उन्होंने किया, 3 जगह उसका उल्लेख, उसकी भी वो लगाई हमने बाद में। तो उन्होंने, दोनों लोगों ने, जो जिसको मैं प्रमाण मानता हूं या सबसे प्रमाणित जिनको मैं मानता हूं, मनोहर लाल त्रिवेदी जी और जो शिव विनायक मिश्र जी। शिव विनायक मिश्र जी से ये था कि शुरू में जब चंद्रशेखर आजाद जी घर से भागे तो बंबई गए, 2-3 महीने बाद बंबई से भाग करके फिर बनारस गए, बनारस पढ़ने लगे। तो कोई भी आदमी अगर जाता है तो अपने लिंक खोजता है कि भाई कैसे सर्वाइव करना, क्या करना है। तो उन्होंने उस समय उनसे उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो ठीक ठाक से लीडर थे, तो उनसे वो जुड़ गए और फिर उन्हीं के माध्यम से कांग्रेस से भी जुड़े और असहयोग आंदोलन से भी जुड़े, सारी चीजें वो हुई। तो शिव विनायक मिश्र जी जुड़े रहे और उनको सहयोग भी करते थे छोटा मोटा। बाद में जब वो फरारी में चले गए उसके बाद से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई और फिर वो मुलाकात हुई डेथ बेड पे, चिता पे, रसूलाबाद। और उसके बाद वो उनके
स्मृतियों को संरक्षित करने का तो खैर पूरा योगदान उन्हीं का है कि जो चीजें उन्होंने प्रोवाइड की, अगर वो न रहती तो उनकी स्मृतियों में मैं बताऊं आपको कि भाई एकमात्र इकलौता जो पत्र मिला है चंद्रशेखर आजाद जी के हैंड राइटिंग में, वो शिवनायक मिश्र जी के परिवार ने दिया। जो अस्थि कलश है जो आज की डेट में म्यूजियम में रखा हुआ है लखनऊ में, वो उनके परिवार में रहा 1976 तक। 1976 में सरदार भगत सिंह के भाई सरदार सुल्तान सिंह के आग्रह पे उन्हें सौंपा लखनऊ को, और जो बचपन का चरखे के साथ एकमात्र चित्र मिलता है आजाद जी को, वो भी उन्हीं के परिवार के पास था। तो ये मतलब बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। तो लेकिन यही था। तो बदरखा में इन दोनों लोगों ने जो लिखा है, मनमोहन लाल त्रिवेदी जी ने और जो दूसरे व्यक्ति हैं पंडित शिवनायक मिश्र जी ने, इन दोनों ने लोगों ने लिखा है कि जो आजाद के पिताजी थे, नहीं आजाद के दादाजी जो थे, उनकी 2 शादियां हुई थी। उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उन लोगों ने महबूलाल या कैलाशपति कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने लिखा है कि उनके दादा की 2 शादियां हुई थी। एक शादी बदरखा के मिश्र परिवार में हुई थी, जिसमें देवकी नंदन मिश्र वगैरह हैं, उसमें अपने समय के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे उनका नाम उन्होंने दिया होगा, उसमें इनकी शादी हुई थी। और उनकी महिला का नाम उन्होंने दिया गोविंदा देवी। मतलब अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की जो दादी थी गोविंदा देवी, और फिर उन्होंने कहा गोविंदा देवी से सीताराम तिवारी पैदा हुए, फिर उनकी मदर एक्सपायर हो गई, और फिर उन्होंने दूसरी शादी की बेहसा देवी से, और बेहसा देवी से कोई बच्चे नहीं, वो ऐसे ही रही। फिर जो पंडित सीताराम तिवारी थे, इन्होंने 3 शादियां की। अब उन्होंने स्थानों का नाम भी दिया है, जैसे एक सिकंदर सिरौसी करके है या सरौसी करके है जगह, और दूसरी मोरामा है उसमें उन्नाव में। तीसरी जगह जो है चंद्रमन खेड़ा है। चंद्रमन खेड़ा रायबरेली और उन्नाव के बॉर्डर पे है। तो वहां की इनकी मदर रहने वाली थी जगरानी देवी। जगरानी देवी वहीं चंद्रमन खेड़ा की रहने वाली थी। तो अगर देखा जाए तो बदरखा सीताराम तिवारी जी का ननिहाल था, मतलब चंद्रशेखर आजाद के पिताजी का ननिहाल था। और सारे मेमोयर्स में एक बात कॉमन मिलती है कि भाभरा जाने के पहले वो उनके पिताजी वहीं रहते थे बदरखा में। इसका मतलब भौती से उनका संबंध रहा होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए, चाहे 2-4 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए टिके हों, वो बदरखा में रहे हैं। और फिर उनकी मदर की जब शादी, इसलिए मदर से शादी हुई है चंद्रशेखर आजाद जी की, तो वो आई बदरखा है। और उनके सबसे बड़े भाई जो थे सुखदेव, आजाद जी के एक भाई भी थे, आप लोग पता नहीं जानते हैं कितने लोग जानते हैं, उनके एक भाई थे सुखदेव, जो कि मुझे लग रहा है 25 वर्ष की आयु में मरे हैं भाभरा में। उनका जन्म बदरखा में हुआ था, और वो हुआ था 1898। 1898 में उनका जन्म हुआ। उसके 1 वर्ष बाद पंडित सीताराम तिवारी, राम लखन अवस्थी नाम था, दरोगा हुआ करते थे वन के, वहां पर अलीराजपुर स्टेट में। उनके कहने पर ये नौकरी की तलाश में वहां गए। वहां उन्होंने क्या किया किसी ने एग्जैक्ट नहीं लिखा है, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान कहता है कि उन्होंने वहां पे चौकीदारी की थी, क्योंकि 34 चौकीदार अलीराजपुर स्टेट में वन विभाग के थे। उसमें उनको इन्होंने लगाया होगा, नहीं पसंद आया या कोई घटना दुर्घटना हुई, जो भी हुआ हो, फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। फिर जानवर पाले, जानवर भी मर गए, तब जाकर के उन्होंने बाकी रखवाली शुरू किया। 5 रुपया या 8 रुपया उसमें बाद में लास्ट तक उनको मिलता रहा। तो जब ये गए हैं, उसके 1.5 साल बाद इन्होंने अपने परिवार को बुलाया है। मतलब उस समय सुखदेव 1.5 वर्ष के थे जब ये गए। क्योंकि इनकी मदर जीवित थी, तो ये सूचनाएं मदर से अच्छी कोई नहीं दे सकता। एग्जैक्ट सूचनाएं होंगी, मदर ने अगर बताया होगा। तो 1.5 साल बाद इनका परिवार गया, और वहां पर उसके बाद 3 संतानें हुई, और तीनों सर्वाइव नहीं की। अब उसमें कौन कितने लड़के थे कितने लड़की थी, चूंकि नाम भी किसी का नहीं पड़ा था, तो किसी को पता नहीं है। और लास्ट संतान के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ। अब वो जन्म कब हुआ, उस पर हम लोग देखते आगे चलो। ये एक चबूतरा बनवाया था विकास वाजपेयी जी ने भौती में। तो मतलब उद्देश्य तो यही था कि यहाँ से ज्यादा लोग कनेक्ट हों, यहाँ पर भाषण सभाएं हों और आजाद जी का नाम हो। लेकिन आज की डेट में जो मैं देख के आया, इस पे शंकर जी की स्थापना कर दी गई है, और ये धार्मिक स्थल हो गया। आगे चलो। ये बदरखा की जो एक मूर्ति है, एक मंदिर टाइप को बना है, चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति लगी हुई है, और उसमें उनकी जन्म तिथि डिफर करती है। वो जनवरी लिखी हुई है, जनवरी 1906, जो कि हम लोग मनाते हैं 27 जुलाई 1906 हर जगह मनाया जाता है। 23 सॉरी। ये जो लास्ट मूर्ति है, ये इनकी मदर की है। इसकी मैं थोड़ी खासियत बताना चाहूंगा कि इस मूर्ति को मास्टर रुद्र नारायण जो थे उनके साथी, जिनके यहाँ भगत ये चंद्रशेखर आजाद जी बहुत दिन तक रहे, जब हरि शर्मा वो बने थे, ड्राइवर बने थे, तो बहुत दिन तक उनके यहाँ रहते थे। और उनकी पत्नी से कहा करते थे कि भाभी कढ़ाई के कढ़ाई कड़ी बना के खिलाती रहो चंद्रशेखर, एक दिन सूचना मिलेगी कि कहीं सड़क के किनारे मारा पाया गया। ये उनकी स्टेटमेंट थी, मतलब ऐसी मजाक करते थे।
वो भी कोई बहुत मजबूत आदमी, छोटी मोटी नौकरी करते थे लेकिन सपोर्ट करते थे बहुत दिन तक। बाद में टीवी से मेरे विचारे। इस मूर्ति का जो चेहरा है ना वो प्लास्ट उन्होंने उनकी मदर के डायरेक्ट चेहरे से किया था, मतलब उस पर कोई केमिकल वगैरह लगा कर वो प्लास्टर बना करके रखा था। और वो उसके बाद में वो उनकी मदर एक्सपायर कर गई, तो इस मूर्ति को वहां लगाने नहीं दिया गया जहां वो मरी। उसमें बड़ा हंगामा कटा, उसमें लाठीचार्ज तक हुआ। फाइनली इसको ले आकर के लोगों ने बदरखा में लगाया, क्योंकि बदरखा में सबसे पहले ये अपनी ससुराल आए। तो आज की डेट में ये मूर्ति वहां बदरखा में, ये उनके उसमें मिलता है, डिटेल में मिलता है, जो मास्टर बुद्ध नारायण की। आगे चलो तो नहीं, ये तो और पीछे चलो बदरखा। हाँ, ये भावरा का है। भावरा का ये जो झोपड़ी इधर दिख रही है, ये सबसे पुराना फोटो है जो मौजूद है। ये 1939 का है, 1939 में विप्लव में छपा था। विप्लव यशपाल जी निकाला करते थे। जो आजाद जी के ऊपर रिटन मैटर मिलता है, सबसे पुराना मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी, 1935 में छपी थी। और उसमें भी हिच ये है कि जो इंडियन एडिशन था उसमें तो चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात का जिक्र किया है पंडित जी ने, लेकिन जो अमेरिकन एडिशन था उसमें उसका जिक्र नहीं है। रीजंस जो भी हो, वो आप लोगों का विषय, आप लोग बहुत स्पष्ट है। उसमें कुछ नकारात्मक बातें भी आ गई, फासिस्ट वगैरह कहा गया था, तो उसमें बड़ी आलोचना हुई। बाद में जो क्रांतिकारी थे जीवित, उन्होंने बहुत आलोचना की, खास करके मनमथनाथ गुप्त जी वगैरह जो लिखते पढ़ते थे, शिव वर्मा जी, उन लोगों ने काफी आलोचना की। तो ये 1939 में जो फरवरी 1939 में सबसे पहला अंक निकला है, मतलब बायोग्राफी के पहले, जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी के पहले जो भी मैटर था वो या तो अखबारों में था और या तो ट्रायल प्रोसीडिंग्स में था। ट्रायल प्रोसीडिंग में काकोरी की ट्रायल प्रोसीडिंग हो गई, सांडर्सवर्थ की ट्रायल प्रोसीडिंग हो गई, जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसको वाइसरायजीय ट्रेन का वो कहते हैं ब्लास्ट किया गया था, उसका केस चल रहा था। उन सारे केसेस में बतौर फरार चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आता था। और ट्रायल प्रोसीडिंग आपको पता है कि कौन पढ़ता होगा या किसके पास जाती होगी, मतलब किसी के पास नहीं होगी। उसमें भी सिर्फ नाम आजाद ही लिखा है। हाँ, आजादी नहीं, अभी वो मैं दिखाऊंगा सर। आजाद अभी मैं दिखाता हूँ। आजाद जो आता है पता ही नहीं था किसी को नाम। इन्होंने जो अपने आप को इतना गोपनीय रखा, इसी की वजह से इतने सारे धुंध अभी तक आज के डेट में चल रही है। हालांकि उसके बाद उनके घर के लोग जीवित थे, परिवार के लोग जीवित थे, उस पर काम हो जाना चाहिए था, लेकिन एनी हाउ चीजें नहीं हो पाई। और ये उसके बाद का जो फोटो देख रहे हैं, जब ये झोपड़ी, ये जब इनकी मदर रहती थी 1939 में, नीचे लिखा है बांस की टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें वीर प्रसवनी अपने दिन बिता रही हैं, मतलब बिता रही हैं। 1939 से लेकर के 1948 तक रही है इसमें, उनके शुरू से रही है। अब इस झोपड़ी में वो रही है 1901 से लेकर के और 1948 तक, 47 लॉन्ग ईयर्स। और 48 में उनको लाया गया झांसी 2 साल बाद वो डेथ की है उनकी। तो ये जो दूसरा है, ये तो फिर लोगों ने 1954-55 में मुझे लग रहा है इसको हटा करके जब उनकी डेथ हो गई तो कुछ खपड़े मकान बना दिया, कुछ लगा दिया उनका स्मारक वगैरह। ये फोटो दिया है 1982 या 83 में, धर्मयुग का फोटो है। ये धर्मवीर भारती साहब गए थे, 2-3 लोग गए थे घूमने के लिए मध्य प्रदेश के एरिया में, झाबुआ वगैरह जो एकदम से वो हब है भीलों का, जो जनजातियों का इलाका, उसमें घूमने गए थे। तो उस समय इन्होंने ये फोटो लगाई थी, तो वो फोटो हमने लगा दी, पुरानी फोटो। आज की डेट में वो पुख्ता बन गई है, पूरा कुटिया कहते हैं उसको वहां पे, और वहां पे मूर्ति भी लग गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, तो लगातार वहां पे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अब तो खैर अच्छी अच्छी सारी चीजें होंगी। चलो आगे चलो। ये इनकी मदर की जितनी फोटो मिल सकी है वो हमने यहाँ पर कंपाइल की है। ये बाईं तरफ इनकी मदर है। ये फोटो बहुत पता नहीं हाथ से बनी हुई तो नहीं है खैर, लेकिन इसको रिट्रीव किया गया लग रहा है, जो रंगीन वाली है। इनकी मदर है, जो बाएं उधर की तरफ बैठे हुए हैं कोर्ट में हाथ रख करके, वो मास्टर रुद्रनारायण है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मिलने गए हैं वो, उस समय की फोटो रही होगी, खराब हालत में रही होगी, उसको उन्होंने सुधार करवाया होगा, इसलिए थोड़ी सी कृत्रिमता से दिख रही है, लेकिन ये फोटो है ओरिजिनल। और उसके उधर की तरफ वो झोपड़ी के साथ उनकी मदर की फोटो 1939 की जो विप्लव में ओरिजिनल छपी हुई है। उसके नीचे आजाद की माँ जो है वो विश्वनाथ सरपाइन जी जब यात्रा करके आए 1939 में, तो पहला लेख उन्होंने जो लिखा था उस लेख की वो कटिंग है। ये जो बीच में फोटो है बाईं तरफ जो है सुशीला देवी है। सुशीला देवी जो उनके दीदी जो उनके साथ की थी क्रांतिकारिणी थी, ये भी दुर्गा भाभी और सुशीला देवी, वो बाईं तरफ दिख रही है, और उनकी मदर खड़ी है। ये उनके जीवनी में ही मिला। और ये वो मैं बता रहा मदर ऑफ अ हीरो, ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है 1948 की, जिसमें उन्होंने 250 रुपए का जिक्र किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा। उसके बाद की जानकारी ये मिलती है कि 25 रुपए पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार ने और 25 रुपए पेंशन मध्य प्रदेश सरकार ने उनको दिया था। और फिर वो मतलब 2 ही साल सरवाइव की, उसके बाद तो खत्म हो गया। बाद में बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने बड़ा मार्मिक लिखा है अपने
मेमोयर में कि हम लोगों को अधिकार है कि मतलब जो है वो कोदो खा करके जीवित रही और हम लोग उनकी देखभाल नहीं करता, जबकि पता तो सबको चल गया था क्योंकि विप्लव ठीक ठाक सी पत्रिका थी। ये जहां पर उनको जलाया गया है, इनकी मदर को वहां पे समाधि टाइप की बना दिए हैं लोग, बड़ा गांव जगह है, उसमें देखिए नीचे लिखा है 22 मार्च 1921 और वो सारी चीजें हैं। हाँ चलो आगे। ये अब देखने की चीज है भावरा। भावरा में जो एकदम लास्ट की तरफ हमने दिखाया है, ये दिखाया जब ये झाबुआ जिले का पार्ट हुआ करता था भावरा। अलीराजपुर स्टेट थी, अलीराजपुर स्टेट आजादी के समय तक रही। आजादी के बाद उसको एक तहसील बना करके झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बना दिया गया और उसमें वो बहुत दिन तक रही। बहुत दिन क्या, मुझे लग रहा है कि 84 के दशक आसपास तक रही है, लेकिन 2008 में तो जिला ही बना है, तब तक वो रही है। तो ये झाबुआ जिले का पार्ट हो गया। लास्ट में जो ये लाइन्स दिख रही है ये है, वो साफ नहीं आ रहा है, वो जोबट तहसील है वहां की, जोबट तहसील, जिसमें भावरा गांव हुआ करता था और वो दिखाने की कोशिश की गई। भावरा उसको थोड़ा जूम किया गया इसलिए फट रहा है। उसमें लास्ट में अगर देखेंगे तो ऊपर से जो खड़ी लाइन है, बीच में भावरा गांव है, ऊपर की तरफ कुच्छी गांव है, नीचे की तरफ बिल्झर गांव है और नीचे एकदम नीचे की तरफ साइड में वो गांव है पोची इमली। पोची इमली इसको इसलिए हमने दिखाया है कि इन चारों को मिला के आज की डेट में वो अर्बन एरिया बन गया है। अब मतलब इन गांवों का अस्तित्व तो खत्म हो गया। आपको जो भी आंकड़े अगर आप खोजोगे तो वो अर्बन एरिया का मिलेगा, वो भावरा का नहीं मिलेगा। भावरा अर्बन एरिया के नाम से मिलेगा, भावरा गांव का नहीं मिलेगा। और वो बना है 1984 में, 1984 में। 1984 की कंडीशन ये है। तो हमने फिर इसका सेंसस भी जुटाया। 1901 का हमको 1909 की वो मिली जो इनका गैजेट है, उसमें कुछ आंकड़े मिले। फिर 1921 का आंकड़ा मिला सेंसस का, 1951, 1961, 71 और 81। तो जब इसको हम लोगों ने तुलना करना शुरू किया तो अभी इसके आगे चलो बेटा, इसके आगे बोलो। ये इस समय का लेटेस्ट है जो अलीराजपुर जब बन गया, ये अलीराजपुर जिला बन गया है, ये बना है 2008। ये पुस्ता वहां गढ़ी हुआ करती थी, उस गढ़ी का बचा हुआ पुस्ता है। और ये गढ़ी क्यों वहां हुआ करती थी? क्योंकि भावरा उस समय एक परगना हुआ करता था स्टेट के समय में। अलीराजपुर स्टेट जब हुआ करती थी तो भावरा एक परगना हुआ करता था। उस परगना की राजधानी कह लीजिए या सेंटर कह लीजिए था। और यही कारण है कि ये शुरू से अर्बन नेचर का रहा। इसके चारों तरफ के जितने गांव हैं 90%, 95, 97, 98% तक जनजातियों की आबादी है। इस गांव में मुश्किल से होगी 30%। इसमें अलग अलग तरीके के लोग आकर के बसे हैं। जो सरकारी नौकर थे वो भी आकर के बसे हैं, जो व्यापारी थे वो भी आकर बसे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 1883 में इसको लूटा भी था। एक चिट्टो भिलाला करके था, उसको बड़ा तगड़ा आंदोलन उसका मिलता है, रिकॉर्ड में मिलता है, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तो उसने भावरा को भी लूट लिया था। तो पहले तो यही आश्चर्य हुआ कि उसने भावरा क्यों लूट लिया, क्योंकि इंप्रेशन ये था कि यहाँ भी जनजातीय आबादी ही है। लेकिन जब बाद में इसको देखा गया तो यहाँ पर अलग अलग लोग भी थे। और ये माना जाता था कि सूदखोरी का काम करते थे, जिससे लोग चिढ़ते थे उस जमाने में। सूदखोरों को लोग डिसलाइक करते थे, उसकी वजह से ये हुआ होगा। आगे चलो बेटा। अब जैसे ये भीलों के गांव की बातें हम लोग देख रहे हैं। एक अक्सर आता है कि बचपन में उनको शेर का मांस खिलाया गया था। अब अभी तक उनकी कोई प्रथा तो मुझे मिली नहीं। मैंने कई लोगों से बात भी किया वहां के, चूंकि समय भी बहुत गुजर गया है, 100-125 साल पुरानी बात है, तो हो सकता है पुराने में रही हो ऐसी कोई प्रथा, आज के डेट में नहीं है। इसमें नहीं, उसी पर अच्छा हाँ, एक बार आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। हाँ, ये जो नीति हमने हाथ से फोटो बनाई जिसको क्रॉस किया है, ये बीच में भावरा अर्बन एरिया है, इसके चारों तरफ गांव है। अब गांव में देखिए भौटा है, छोटा भौटा, बड़ा भौटा, रोली गांव करके एक गांव है, और फिर ये है कलिया गांव, छोटी बड़ी करेटी, बीना। ये जितने अगल बगल के गांव को दिख रहे हैं, सिर्फ एक गांव है जिसमें 90% वो हैं जनजाति के हैं, बाकी सब में 100% जनजाति हैं, 100%। और जनजाति में कौन? भील, भिलाला, पटेलिया। भिलाला उनको माना जाता था कि जो भीलों के और राजपूतों के संयोग से हुए हैं, उनको भिलाला माना जाता है। ये ब्रिटिशर्स की वो है, डेफिनेशन है, पता नहीं मतलब डेफिनेशन क्या जो उस समय की रही होगी बातें वो है। तो उनको भिलाला कहा जाता। तो मतलब ठीक है, मजबूत है और सब खेतिहर है। वो आज भी, अब तो खैर धीरे धीरे कम हो गया, पहनावा वही एक लंगोटी, ऊपर से कुछ नहीं रहेगा और एक धनुष बाण लेकर के ही चलते हैं। और वहां जो घायल होता है वो बाण से ही घायल होता है। जो वहां के CSC PSC पे आता है वो बाण से घायल होकर के आता है। बहुत मतलब 84-85 तक तो उल्लेख कर ही रहे हैं, जो धर्मवीर भारती वगैरह अपने यात्रा बताने में उसका उल्लेख कर रहे हैं कि इस तरह की वहां पे स्थिति थी।
गरीबी भी थी और वहां का पहनावा और रहन सहन ऐसा था, आक्रामक थे, उग्र थे, लड़ाइयां खूब होती थी। तो और देखिए, जैसे अगर वो बीच वाला देखेंगे 1981 की मैं आपको दिखा रहा हूँ, एसटी और एससी की जो आबादी है, एसटी और एससी की आबादी है, जिन 4 गांवों को मिला करके बना हुआ है भावरा अर्बन स्टेट, उसकी लास्ट स्थिति क्या है? कुछ ही गांव में ये स्थिति है कि 36.84% एसटी हैं, 4.78% एससी हैं। भावरा में 29.66% मतलब 30% मान लीजिए कि एसटी हैं और 4.45% एससी हैं। बाकी बिलझर आप देखिए 57.50% और पोची इमली में 100%। बाकी जितने 100% मतलब वहां पे जनजाति है। अब हमको देखना तो यही पड़ेगा ना कि भाई 100% जनजाति, जहां पर जनजाति रहती है उसी के बीच में बालक पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका इंप्रेशन कहां जाएगा? देखिए, किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी का जो विकास होता है वो दोनों तरीके का होता है। एक तो कुछ ट्रेट लेके वो पैदा होता है जो धीरे धीरे समय के साथ विकसित होते हैं, दूसरा उसके चारों तरफ की परिस्थितियां होती हैं जो इंप्रेशन डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो जो दुस्साहस था, जो टीम वर्क था, जो लड़ने और वो करने का मादा था, वो कहीं ना कहीं तो यहीं से आया होगा। इसको अध्ययन करने का विषय जो कि अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है, किसी भी बायोग्राफी को आप उठा के देख लीजिए, किसी बायोग्राफी में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। जरा पीछे करो। इसमें अब प्रश्न आता है कि भावरा से कब गए, क्यों गए, कैसे गए। ज्यादातर बायोग्राफीज में जानकारियां मिल जाती हैं कि पढ़ते थे। हालांकि अंग्रेजों की जो रिपोर्ट है उसमें इनको इलिटरेट लिखा गया है। सीआईडी की जो रिपोर्ट है जो हमने देखी उसमें इलिटरेट लिखा गया है, और उसका रीजन ये था कि इन्होंने अपने हाथ से कभी लिखा नहीं, मतलब इनके हाथ का लिखित कुछ मिला नहीं। और उसका भी रीजन मैं बता रहा हूं क्यों नहीं मिला। काकोरी कांड में कई लोग अपने हैंड राइटिंग की वजह से जिले, अभियान, यस, काकोरी मतलब, हाँ ठीक बात है, वो शब्दावलियां पहले से चली आ रही तो दिमाग में आ जाती है। काकोरी अभियान जो था, काकोरी अभियान के दौरान तमाम लोग इसलिए जेल गए क्योंकि उनके हाथ का लिखा कुछ न कुछ पकड़ा गया और उसको कनेक्ट किया गया। तो जैसे ही इनको ये आभास हो गया कि ये खतरनाक चीज है, तो उन्होंने फिर अपने हाथ से कुछ लिखा नहीं। जो एकमात्र लेटर मिलता है उसका रीजन यही है कि उन्होंने फिर कुछ लिखा नहीं। एक कागज मिला है जिसका उल्लेख कैलाशपति ने किया है, कैलाशपति ने अपने बयान में किया है कि उसके घर से कई चीजें मिली थी। उसमें से एक पेपर लेटर मिला था, वो हालांकि कहीं देखने को नहीं मिला, उसमें कविता लिखी हुई थी। उसने कहा कि ये आजाद की लिखी हुई है, उसने कहा कि ये आजाद की लिखी, हालांकि हम लोगों ने देखा नहीं तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये था। तो अब जो इनका घर छोड़ने की बात आती है, मतलब पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने कहा 4वीं तक पढ़े, कुछ लोगों ने कहा 6वीं तक पढ़े, कुछ लोगों ने कहा 5वीं तक पढ़े हैं, और अंग्रेजों ने कहा कि लिटरेट है क्योंकि इनके हाथ का लिखा पढ़ा कुछ मिला नहीं। लेकिन जो इनके सबसे करीबी थे विश्वनाथ वैशंपायन जी, वो कहते थे कि हिंदी तो खूब अच्छे से पढ़ लिख लेते थे और अंग्रेजी भी उन्होंने प्रैक्टिस कर दी थी, अपने काम भर के अंग्रेजी भी वो पढ़ लेते थे। हालांकि कॉलेज स्कूल से के स्टूडेंट नहीं रहे तो इसकी वजह से वो चीजें नहीं आ पाती। और उनके संगठन में एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, बाद में भी बहुत कुछ पढ़ते लिखते रहे, उनको लीड कर रहे थे, उनके सेनापति थे। तो जो सेनापति का गुण है उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एजुकेटेड हो और कॉलेज से पढ़े हुए हो, वो तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो जो गांव छोड़ने की बात आती है कि कब छोड़े, कहाँ गए, तो उसके बारे में पहले यही माना जाता था कि भाई वहां से जो पुरानी बायोग्राफीज है वो यही कहती वहां से निकले और संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस चले गए। लेकिन जो विश्वनाथ वैशंपायन जी ने लिखा है उससे चीजें चेंज होती है। उन्होंने ये पहली बार उल्लेख किया कि आजाद जी ने मुझे ये बताया था कि जब वो घर से निकले या घर से भागे कह लीजिए तो वो बंबई गए, और बंबई जाकर के उन्होंने लेबर का काम किया। लेबर का मतलब जो गोदी के जहाज होते थे उनसे सामान उतारना चढ़ाना, उसकी पेंटिंग करना। कुछ दिन मतलब उन्होंने किसी ने टाइम पीरियड को उल्लेख नहीं किया कि कितने महीने कितने साल वहां रहे, लेकिन जो विवरण है उस विवरण से ये लगता है 2 से 3 महीना रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और उसके बाद वहां से वो सीधा बनारस चले गए। जब वो ऊब गए, उनको लगा कि मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो वो वहां से चले गए बनारस, काशी गए। काशी के का कोई ये मेमोयर नहीं मिला कि किस संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, ये मेमोयर नहीं मिला कि उनको पढ़ाया किसने है, ये मेमोयर नहीं मिला कि उनके साथ पढ़ा कौन, सहपाठी कौन। हालांकि उनके 80 मेमोयर अभी तक मेरे पास हैं, 80 जो उनके बहुत क्लोज लोग थे, उनके 80 लोगों के मेमोयर मैंने अभी तक संग्रह किया, लेकिन उसमें से किसी ने इस चीज का जिक्र नहीं किया। एक जिक्र आता है पंडित शिवनायक मिश्र के उसमें मेमोयर में, संस्मरण में, कि ये पुतलीबाई शिवालय में रहते थे जो कि ज्ञानवापी के बगल में था। अब वहां का स्ट्रक्चर काफी चेंज हो गया। हम लोग तो चूंकि पले बढ़े हैं, बनारस को बहुत करीब से जानते हैं। वहां पहले कार्माइकल लाइब्रेरी हुआ करती थी, बहुत पुरानी बहुत फेमस लाइब्रेरी थी, पढ़ी भी थी, और उसमें सारे पुराने विद्वान पढ़े हुए हैं।
वहीं से आप देखेंगे जस्ट उसके आगे से जालान का एक वो शोरूम था उससे लगा हुआ, उससे जस्ट आगे से विश्वनाथ गली शुरू हो जाती थी। अब वो पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। जो अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है उसमें वो पूरा स्ट्रक्चर हटा दिया गया, कार्माइकल लाइब्रेरी भी हटा दी गई है और जो पूरा ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर वहाँ कोई शिवाला रहा भी होगा तो आज की डेट में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले जो हमने देखा कि काशी की पांडित की परंपरा करके एक बड़ी मोटी किताब है पंडित बलदेव की, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती कि कैसे मतलब क्या परंपराएं थी पुराने समय में। तो उन परंपराओं में ये भी था कि लोग पढ़ने के लिए तो आते ही थे और उसका बहुत लाइव कह लीजिए कि जो विवरण मिलता है वो राव सांकृत्यायन जी के आत्मकथा मिलता है पहले भाग में, क्योंकि मोती बाग पे उन्होंने भी पढ़ाई की है और लगभग वही कालखंड है। संस्कृत पढ़ने वो भी गए थे और नागार्जुन भी गए। नागार्जुन जो कवि हैं उन्होंने भी पढ़ाई की है, संस्कृत की ही पढ़ाई की है। लेकिन वहां पे संस्कृत के अनगिनत विद्यालय थे, छोटे छोटे बहुत सारे विद्यालय थे। लोग संस्कृत के विद्यालय खोलना पुण्य का कार्य समझते थे जो राजा महाराजा थे। तो वहां पर गंगा जी के किनारे एक घर बनवाना, बुढ़ापे में आकर के वहां पर दर्शन करना, गंगा स्नान करना और साथ में संस्कृत विद्यालय चलाना, या कोई संस्कृत विद्यालय चल रहा है तो उसको सपोर्ट करना, मतलब रहने खाने की व्यवस्था कुछ बच्चों को ले लेते थे तो उसके आधार पर। तो ये वहां कुछ दिन रहे, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत थोड़े ही समय वहां पे ये पढ़ पाएंगे या रह पाएंगे, क्योंकि उसी दौरान 1921 का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो भागने का और जाने का तो वो हो गया। आगे चलो बेटा, आगे और आगे। हाँ, ये भी वही धर्मयुग में एक लेख, जो पूरा लेख था वो हमने लिखा दिया। आगे चलो। हाँ, जन्म तिथि की भी हम लोग डिस्कशन लगभग कर ही चुके हैं। तो उसमें जो हम लोग क्या बात कर रहे थे भी, उनके बनारस जाने की, असहयोग आंदोलन की। फिर आगे चलो तो असहयोग आंदोलन, ये जन्म तिथि पे हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ये बनारस गए कैसे और वो सारी चीजें तो हुई, लेकिन असहयोग आंदोलन में जब जुड़े हैं तो उसमें श्री प्रकाश जी थे, भगवान जी थे, भगवान दास जी थे और शिव प्रसाद गुप्त जी थे, जो आज पेपर के संस्थापक माने जाते हैं। तो वो लोगों के संपर्क में धीरे धीरे आया और वो पंडित शिव विनायक मिश्र के ही माध्यम से आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन किसी ने उल्लेख नहीं किया अपने बारे में, किसी के लेख में या किसी की जीवनी में उल्लेख नहीं। सिर्फ डॉक्टर संपूर्णानंद के संस्मरण में उल्लेख आता है और उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे रोचक उल्लेख किए हैं कि वहां पर एक असहयोग, संस्कृत असहयोग समिति बनी हुई थी, उसके ये मेंबर थे और ये लोग बड़ा सहयोग करते थे हम लोगों को अपना वो करने में, पर्चा वर्चा बांटने में, उन सारी चीजों में। लेकिन जिस तरह का कैलिबर, जिस तरह का साहस चंद्रशेखर आजाद में था, वैसा किसी में नहीं था। एक जगह उन्होंने लिखा। दूसरी जगह उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उल्लेख किया है कि जब उन लोगों ने भर्ती करना शुरू किया स्वयंसेवक, तो पेपर वालों ने मना कर दिया कि साहब हम छापेंगे नहीं। आज पेपर से भी इन्होंने बात किया। छापने का डर वही था कि छापने का मतलब कि वो बंद हो जाएगा पेपर, उसको बंद कर देंगे अंग्रेज। तो उन्होंने शुरुआती दौर का पेपर था तो उन्होंने पहले कहा कि हाँ आप ले आइए हम छापेंगे, फिर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं छापा। तो जब नहीं छपा तो अब इनको ये था कि भाई हमको किसी तरीके से इसको प्रकाशित करना है। तो ये हुआ कि ऐसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे इसको रखा जाए जहां से लोग देखें। तो चौक कोतवाली के सामने ये निर्णय हुआ कि वहां भी लगाया जाए। वहां एक खंबा था बिजली का, कि हुआ कि उस पर लगाया जाए। तो कौन लगाएगा? तो चंद्रशेखर आजाद लगाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद लेके अब कैसे लगाएंगे? तो अब वो उन्होंने पेपर लिया, उसके पीछे की तरफ ग्लू लगाया और आगे की तरफ ग्लू लगाया, दोनों तरफ लगाया। पीछे की तरफ अपनी पीठ पे चिपकवा लिया और सिपाही वहां घूमते रहते थे, गश्त करते रहते थे। तो अपना जाकर उनसे बात करते हुए और पीछे से उस पर सट के खड़े हो गए खंबे पे, वो चिपक गया। जब वो चिपक गया चले गए तो उस समय चूंकि मीडिया के माध्यम कम होते थे और जो माध्यम होते थे बड़े सशक्त होते थे। अगर एक पर्चा भी कहीं दिख जाता था तो 100 लोग, 20 लोग, 50 लोग खड़े हो जाते देखने के लिए। क्या लोग पढ़ने लगे तो बड़ी लानत मलानत हुई कि भाई यही पुलिस की गश्त, उसके बाद भी कौन लगा के चला गया। तो शिव विनायक मिश्र जी ने अपने मेमोयर में इसका उल्लेख किया है कि ये उनकी चतुराई को दिखाता है, उनकी दुस्साहस को दिखाता है। तो कितने दुस्साहसी थे कि जेल के सामने चिपका करके आए और किस युक्ति से चिपका करके आए, किस बुद्धिमानी से चिपका करके आए। और ये एस.टी. हॉलिंस का मैं अभी मैंने नोट किया है, एस.टी. हॉलिंस ने कहा है कि मतलब उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी और ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसने अपने जो नोट एंड कमांडेंट्स में लिखा है वो ये शब्द है। और वो ये भी लिखता है कि जो हिंदुस्तान की लड़कियां उसमें उस पर मरती हैं। अब ये तो फिर उसका रोमांटिसिज्म हो गया जो ब्रिटिशर्स का होता था, वो सती प्रथा में भी रोमांटिसिज्म खोल लेते थे। तो ये वही बनारस का पूरा पुतलीबाई शिवाला जो उल्लेख मिल पाया है वो आज की डेट में कोशिश की हमने, लेकिन वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए मिल पाना संभव नहीं है। कार्माइकल लाइब्रेरी भी नहीं। 2 मेमोयर मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के गोदाम में ऐसा उल्लेख मिलता है, हालांकि हमें किसी बहुत ऑथेंटिक उसमें नहीं मिला है। आपके यहाँ से एक नॉवेल छपा है कंथा, जयशंकर प्रसाद जी का है, उनकी बायोग्राफी बड़ी मोटी सी है।
उसमें इसका जिक्र आया है। हालांकि उन्होंने काम तो किया है, लेकिन ऑथेंटिसिटी की जहां तक बात है तो वो हमें क्रॉस चेक हम लोगों को करना पड़ेगा। दूसरा, एक मुरब्बे वाला करके थे, उनके यहाँ बताते हैं कि इन्होंने कुछ दिन मुनीमी की थी। अभी तक आजाद जी की जो सबसे प्रमाणिक जीवनी मुझे लगी, लेकिन कुछ पढ़ने जिसके अभी तक एकदम प्रमाणिक लगे, वो बाबू कृष्णमूर्ति हैं, कन्नड़ के लेखक हैं, और उन्होंने अजय करके लिखा है, आजाद द इनविंसिबल करके, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, वो मिल जाता है, अभी मिल जाएगा हमको। उसमें शुरुआती दौर में तो उन्होंने चीजों को उल्लेख किया, बाद में वो पूरी तरीके से वैशंपायन जी की ट्रांसलेशन है, उन्होंने मैक्सिमम उन्हीं का ट्रांसलेशन कर दिया है, और वो बहुत पहले की 1975-76 में लिखी गई है, तो काफी मतलब अच्छी है वो। और अब ये जो नीचे वाली चीजें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो चंद्रशेखर आजाद जी पकड़े कब गए और क्यों पकड़े गए, उसका उल्लेख पेपर कतर्रों में है, उसका मैंने टाइप करवाया, वो आपको पढ़ के सुनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो आगे जरा। हाँ, आज दैनिक में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी खबर, 22 फरवरी 1922, अभियुक्तों की पेशी 23 को फैसला सुनाया जाएगा। अब ये मिला कहाँ हमको? ये मिला हमको नागरी प्रचारणी सभा बनारस के पुस्तकालय में, और वो भी बिल्कुल पठनीय हालत में नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पर टिश्यू लगवा दिया है, और टिश्यू मोटा वाला लगवा दिया तो उसकी पठनीयता ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। तो बड़ी मेहनत से हमने उसको हाथ से नोट किया, और फिर वो चीजें पढ़ा जब हमने, तो उसमें एक कॉलम रोज छपता था बनारस वाले में, काशी के मुकदमे करके है। तो जो भी वहां पर कोर्ट में होता था, जो भी चीजें होती थी, तो वो नोट डाउन होता था, उसमें वो लिखते थे। तो इसमें ये जो मिलता है, इन्होंने लिखा है कि गत 12 फरवरी को 8 विद्यार्थी गिरफ्तार हुए थे। 12 फरवरी वो डेट है जिस डेट को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हुई है, 12 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ है, और उसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया जा रहा है। और ये वही डेट है जिस डेट को चंद्रशेखर आजाद अपने 8 साथियों के मित्रों के साथ मिलकर के असहयोग के लिए पर्चा बांट रहे थे, और उसी पर्चे को बांटते हुए ये पकड़े गए हैं, और उसके बाद इनको भेजा गया, निरुद्ध किया गया है। तो 12 फरवरी को ये पकड़े गए, ये डेट याद रखिएगा, 12 फरवरी को 8 विद्यार्थी गिरफ्तार हुए थे। उनका मुकदमा कल 21 फरवरी, मतलब ऑलमोस्ट कितना दिन हो गया, 9 दिन, 21 फरवरी मंगलवार को सायं 5 बजे स्थानीय जेल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, गलत लिखा है, खड़ेघाट है, खड़घाट नहीं, खड़ेघाट के सामने पेश हुआ। अब इसमें जो लोगों ने गवाहियां दी है, वो गवाहियां हैं, ये आपको कहीं में नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये पेपर में है। दरोगा मोहम्मद अमीर खान ने कहा कि 12 फरवरी को गश्त करता हुआ मैं तेलिया बाग है, तेलिया लिख दिया, तेलिया बाग एक है संपूर्णानंद के बगल में सटा हुआ, तेलिया बाग पहुंचा और देखा कि 12-13 असहयोगी परीक्षा के बहिष्कार का एक विज्ञापन बांट रहे थे। और परीक्षा कहाँ होनी थी? क्वींस कॉलेज में। क्वींस कॉलेज और संस्कृत विद्यालय का मैनेजमेंट पुराने में एक ही था, दोनों एक ही संचालित करता। जो आप आज की डेट में डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वो पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और उन दोनों का मैनेजमेंट एक ही होता। संस्कृत विद्यालय बल्कि बाद में खुला, क्वींस कॉलेज पहले खुला। तो इसमें ये विज्ञापन बांट रहे थे, उन्हें उसी की परीक्षा को रोकने के लिए ये लोग वो पर्चे बांट रहे थे कि असहयोग करो। जब गांधी जी ने कहा है तो भाई कुछ नहीं होगा, कोई पेपर नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। 15-20 और भी आदमी वहां थे। कांस्टेबल रघुनंदन तिवारी जो वहां चमुहाने पर नियुक्त था, उसके तथा मेरे मना करने पर भी इन लोगों ने न माना। मैंने विज्ञापन जब्त करने के लिए 143 दफा के अनुसार गिरफ्तार कर लिया। अब उसमें धारा रही होगी, धारा 143। 4-5 भाग गए। विज्ञापन बांटने से जनता में बेचैनी थी, और बाहर से जो परीक्षार्थी आए थे उनको इसका यह काम नागवार मालूम होता था। उस दिन फाटक वगैरह पर इन लोगों का पहरा था, जो असहयोगी थे, असहयोग आंदोलन करने वाले लोग थे, उनका पहरा था। गिरफ्तारी के बाद सब भाग गए, और यह गिरफ्तारी का ही परिणाम था कि परीक्षा निर्विघ्न समाप्त हुई। गवाह ने अदालत के पूछने पर यह भी कहा कि जो 15-20 आदमी वहां थे उसमें विद्यार्थी भी जरूर रहे होंगे। वो कंफर्म नहीं है कि विद्यार्थी थे उसमें पढ़ने वाले। यह लोग पूरी नहीं खा रहे थे। विद्यार्थियों ने ये कहा था कि हम लोग पूरी खा रहे थे, हम लोग को फर्जी तुम पकड़ ली। पुलिस वाले तो हमेशा ही फर्जी पकड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने फर्जी पकड़ लिया, हम लोग तो पूरी खा रहे थे। वो संडे का दिन था, तो हमने कहा कि चलो पिकनिक मना आए, तो वहां बाग में बैठ के पूरी खा रहे थे, साहब हमको जबरदस्ती पकड़ लिया। वो कह रहा है कि ये पूरी नहीं खा रहे थे, विज्ञापन बांट रहे थे। अब इनके नाम, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, नाम लिखा है कपिल देव, दीनदयाल गुप्त उर्फ बचई, हरि महाशय, बलदेव शर्मा, ईश्वरी दत्त, आजाद रामदास विद्याधर। आजाद आ रहा है नाम, मतलब अभी ये किसी उसके सामने पेश नहीं हुए खड़ेघाट, और वो मुकदमे में मतलब कोई गवाही नहीं हुई है। अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता का नाम क्या है, मेरे जेल का नाम क्या है, और वो जो चीजें आती हैं स्टोरी में, वो स्टोरी अभी नहीं आई। लेकिन इनका नाम आजादी लिखा हुआ है, और अंत तक आजादी लिखा है।
तो अब ये तखल्लुस, कुछ लोग कहते हैं भाई श्री प्रकाश जी को आजाद कहते थे, कुछ लोग कहते थे ये पहले से चला आ रहा था। लेकिन इससे आप कनेक्ट करिए जो पेपर में निकला हुआ, उससे तो ये पक्का है कि उसके सामने जो वो बताया वो प्रचलित नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रचलन में और पहले से है आजाद। और चलो आगे। अब ये देखिए, पंडित रामदेव को 3 मास की कड़ी सजा। एक पंडित रामदेव जी थे, वो जाकर के अपना कम्बल बिछा करके उस पर बैठ गए थे कुएं पे क्वींस कॉलेज के, और जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा भाई मैं तो भजन कर रहा था यार, मुझे जबरदस्ती पकड़ रहे हो। तो असहयोगी थे, तो उस समय इसी तरह से लोग करते थे। आजाद को 12 बेत, 7 को अदालत उठने तक बैठने की सजा। अब इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि 8 लोग असहयोग आंदोलन का पर्चा बांटते हुए क्वींस कॉलेज की परीक्षा बहिष्कार के पकड़े जाते हैं, कोर्ट में पेश किए जाते हैं। कोर्ट उसमें से 7 लोगों को कहती है कि सुबह से शाम तक तुम बैठे रहोगे जब तक कोर्ट चलेगी, और इस लड़के को तुमको पीटना है, 12 बेत मारना है, और नाबालिग लड़का है, 14 साल का। तो मतलब ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता आपको कि जो बड़े हैं उम्र में, उनको तो कहा गया सुबह शाम तक तुमको बैठना, सिर्फ एक आदमी को क्यों मीन आउट किया जा रहा है? रीजन कुछ और होगा। तो इसके बारे में हालांकि अभी मैं तस्दीक करने में लगा हुआ हूं। जो बाबू कृष्णमूर्ति जी की किताब है उसमें उन्होंने ये इस बात का उल्लेख किया है कि गोदौलिया चौमुहानी पर एक जुलूस निकला था जिसमें एक नेता को वो पीट रहे थे पुलिस वाले, और इन्होंने उसमें से एक को पत्थर से उठाकर मारा तो उसका सर फूट गया था और ये भाग गए थे, तिलक लगाए थे। तो जब खोजा गया तो पता चला कि नाम तो नहीं पता साहब, इसमें कुछ लड़के रहते पुतली बाई शिवाला में। तो उसने कनेक्ट कर लिया था लेकिन पकड़ नहीं पाया था। तो जब ये पकड़े गए तो उसने जाकर गवाही दी है दरोगा ने कि साहब यही वो लड़का जिसने मेरा सर फोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि तब इसको पीटेंगे, मानेंगे नहीं, तब जाकर के उनको सजा हुई है। अब 2 चीजें ये समझिए कि किसी भी बायोग्राफी में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा हो या कोई भी बुक हो, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनकी गिरफ्तारी 12 फरवरी 1922 को हुई। सबने 1921 लिखा है, सबने A to Z। आप जाके एक बार वेरीफाई करिएगा अगर कोई बायोग्राफी आपके पास होगी, 1921 ही मिलेगा। जबकि ये एग्जैक्ट क्या है, 12 फरवरी 1922, और सजा हुई है 12 फरवरी 1900 और 26 फरवरी 1922। ये बिल्कुल लिखा पढ़ी में पेपर का है, ओरिजिनल पेपर तो पढ़ने में आ रहा था इसलिए नहीं लगाया मैंने। फिर देखिए ये जो सजा हुई है उसको कैसे लिख रहे हैं कि कल 23 फरवरी को सायंकाल, कुछ समय रहा होगा इसने लिखा नहीं छोड़ दिया, बजे स्थानीय जिला जेल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अब ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो रहे हैं। 23 को पकड़े जा रहे हैं, 12 को पेश हो रहे हैं, 23 को मतलब 11 दिन बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से खड़े घाट ने उन स्वयं सेवकों के मुकदमे का फैसला सुना दिया जो क्वींस कॉलेज की परीक्षाओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए थे। पंडित रामदेव ताजीरात हिंद की दफा 524 धमकी देना तथा 446 बिना आज्ञा घर में घुसना, धारा के अनुसार 3 मास की कड़ी कैद का दंड मिला। श्री आजाद नाबालिग लिखा हुआ है, देखिए ये उसी के शब्द हैं। श्री आजाद ब्रैकेट में नाबालिग को ताजीरात हिंद की 143 धारा मजमा नाजायज। भाई मजमा में अकेले चंद्रशेखर आजाद थोड़ी रहे होंगे। जब 8 लोग मजमे में थे तो 7 लोगों को तुम बैठने की सजा दे रहे हो, एक आदमी को पीटने की सजा दे रहे हो, और वो भी नाबालिग, तुम खुद ही लिख रहे हो। के अनुसार 12 बेतों की सजा, ये हर जगह आपको 15 बेत मिलेगी। कोई भी बायोग्राफी दुनिया को उठा के देख लीजिएगा उसमें 15 बेत ही मिलेगी। इसमें 12 बेत इस पर लिखा हुआ है कि सजा की आज्ञा हुई। दोनों अभियुक्त हुक्म सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए बेत बहुत बुरी तरीके से मारी जाती, चमड़ी उखड़ जाती थी, महीनों लोग बैठ नहीं पाते थे, इतनी बुरी तरीके से मारी जाती थी, फट जाता था, खून निकलता था। और 14 साल का लड़का जब उसको सजा हुई है तो वो खुश हो रहा है, हुक्म सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। भाई एक लोग को 3 महीने की सजा, एक लोग को 15, 14, 12 बेत की सजा। श्री आजाद ने उत्साहपूर्वक हंसकर मजिस्ट्रेट से कहा कि और जितने बेत चाहिए लगवाओ। पंडित कपिल देव, पंडित बलदेव, पंडित विश्वदत्त, श्री रामदास, श्री दीनानाथ गुप्त, श्री हरि महाराज, उनका तखल्लुस है, वो है उर्फियत है, तथा पंडित विद्याधर को अदालत उठने तक की सजा देकर के छोड़ दिया। श्री आजाद तथा पंडित रामदेव जी कमर में रस्सी बांधकर पैदल शिवपुर जेल ले जाएंगे। कमर में बांधते थे कि भाग न जाए, कई बार ऐसा हुआ कि हाथ वाथ में बांधा लोगों ने। और दूसरा ये बताते हैं कि इनके हाथ में हथकड़ी आती नहीं थी, बहुत पतले दुबले से थे, तो जो आदमियों की हथकड़ी थी वो लगाते थे तो निकल जाता था, तो वो मजा कर लेने लगे, तो इनके कमर में इन लोगों के रस्सी बांध ले जाए। आगे चलो। हाँ, अब ये वो चीज है जो सजा हुई है। श्री आजाद को बेंत की सजा, बेंत लगने पर भारत की जय, न भारत माता की जय कह रहे हैं, न गांधी जी की जय कह रहे हैं, भारत की जय कह रहे हैं। उस समय आज से 100 साल पहले, 80-90 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। गत 23 फरवरी को काशिम श्री आजाद नामक बालक को, जिसकी अवस्था 14 वर्ष की है, 12 बेंत लगाने का हुक्म हुआ था। उसको उसी दिन शिवपुर जेल पंडित रामदेव जी के साथ भेजा गया और वहां बाल कोठरी सोलिसिटर सेल में रखा गया, नाबालिग है चुकी। दूसरे दिन 24 फरवरी को उन्हें नौका पर, अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
इसका मेमोयर एक और मिलता है कि जिन जेलर ने जिस जेलर की उपस्थिति में इनको पीटा गया उसका नाम था गंडा सिंह। गंडा सिंह बहुत दिन बाद तक रहे, बाद में उनका रिटायरमेंट हुआ। तो फतेहगढ़ जेल में मनमथ नाथ गुप्त और कई लोग बंद थे, रमेश चंद्र गुप्त वगैरह लोग बंद थे। तो उन लोगों ने पूछा था, बात किया था कि भाई कैसे उस समय हुआ था, आपने मारा था, या सारी चीजें। तो उन्होंने बताया, ये बात उन्होंने अपने मेमोयर में भी लिखी है कि जब ये हुआ कि भाई इनको सजा हो गई तो मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, बड़ी परेशान हो गई कि यार छोटा सा बच्चा है, उसको बताओ, उसको तुम बेत करवाओगे तो तुम कुछ करो। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात किया कि भाई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अगर सजा दी है तो कलेक्टर साहब भी माफ कर सकते हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब से बात की तो कहा अच्छा तुम ले आओ, अगर वो माफी मांग लेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ये उसका जिक्र है। उसको उसी दिन शिवपुर जेल भेजा गया और फिर दूसरे दिन 24 फरवरी को उन्हें नौका पे बिठाकर कलेक्टर साहब के बंगले ले जाया गया। मतलब नदी इस पार उस पार का मामला था, कलेक्टर का बंगला इधर था और जेल उधर थी। कलेक्टर साहब ने सहानुभूति दिखलाते हुए कहा कि तुम बच्चे हो, इस काम को छोड़ दो, यानी कि असहयोग आंदोलन पर्चा वर्चा बांटना छोड़ दो और माफी मांग लो। तुम छोड़ दिए जाओगे, माफी ना मांगोगे तो बेंत लगेंगे। श्री आजाद ने उत्तर दिया कि मैं कांग्रेस की आज्ञा मानता हूं और किसी की सजा से नहीं डरता। सोचिए कितने पक्के कांग्रेसी हैं, कह रहे मैं सिर्फ कांग्रेस की बात मानता हूं। क्रांतिकारी बनने के पहले की एक चीज है, उसके बाद उनकी मेटामॉर्फोसिस हुई है। जो उनका दिमाग बदला है वो इस सजा के बाद बदला है कि मानता हूं किसी से नहीं डरता। कलेक्टर साहब ने कहा तब अदालत तुम्हारे साथ रियायत नहीं कर सकती। श्री आजाद ने कहा कि मैं रियायत नहीं चाहता, जो चाहो करो। 14 साल के हैं, अब सोच लीजिए अपने आसपास हम लोगों के बच्चे भी 14 साल के हम लोगों ने देखे, हम लोग भी 14 साल के रहे हैं हम लोग। आप अपना सोच के देखिए कि क्या अंतर। इसीलिए तो भाई 25 साल 26 साल की उम्र में जो करके चले गए, आज तक हम लोग उनको खोज खोज करके सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। भाई कुछ तो किया होगा ना उन लोगों ने। इस पर जेल में वापस लाकर फिर काल कोठरी में बंद कर दिया। 25 फरवरी को प्रातःकाल कोठरी से निकाल दिया और सायंकाल 4 बजे टिकटी पर बांध दिया। टिकटी वो होता था जो झुकी हुई लकड़ी का वो खंभा होता था, उस पर हाथ पर बांध दिए जाते थे कि मूवमेंट ना हो। अब पूरे कपड़े उतार दिए जाते थे, मतलब पूर्ण नग्न कर दिया जाता था जी। उसके बाद फिर निकाल करके, और वो शब्द लिखा है जहां पे उनको मारा गया है कि 12 बेत लगाए गए और जेल से बाहर कर दिया गया। बेत लगाते समय आजाद भारत की जय बोलने लगे। बेत लगाने से लाल और नीले निशान हो गए और बहुत चोट आई और अंतिम लाइन आप लोग स्वयं पढ़े। ये आज पेपर के शब्द हैं, आज पेपर की शब्द है। आगे चलो बहुत जल्दी कंक्लूड करेंगे हम लोग, थोड़ा ही बचे हैं। ये वो जेल की फोटो है, आगे चलो। ये वो ओरिजिनल फोटो जो बीच वाली फ्रेम वाली है, ये शिव विनायक मिश्र जी के पास जो फोटो थी वो इसी हालत में थी। ये अच्छा, ये बाएं तरफ वाली ये भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगी कि मर्यादा में 1922 में छपी। पहली जो फोटो छपी है मर्यादा में वो ये है ओरिजिनल जी। और वो जो लास्ट वाला वो उनका वो है लेटर है जो उनके हाथ का लिखा हुआ है कि एक लंगोट और ये क्या क्या भेजा गया, वो उसमें म्यूजियम यहाँ भी है फोटो उसकी। पहले की ओरिजिनल वो मुझे लग रहा है आर्काइव में है। चलो बाकी ये नॉन इतिहास है, ये नॉन इतिहास। आगे चलो। और ये फरारी के समय में जहां जहां छुपे रहे, ये सातार घाट पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। कुआं कहते हैं कि उन्होंने ही खोदा था। हनुमान जी का मंदिर है और वो एक प्यारेलाल अग्रवाल जी का कानपुर में मकान है, उसका आजाद भवन नाम रख दिया गया है। भगत सिंह जी के शहादत के बाद जो दंगे हुए थे, बहुत बड़े दंगे हुए थे, कानपुर में भी भयानक दंगा हुआ था, उसमें वो लूटा गया था। तो वो एक तरीके से उनकी स्मृतियों को संरक्षित करता है और उसमें वो रहे हैं। उनकी पत्नी का भी बहुत अच्छा मेमोयर है भगत सिंह, उनको आजाद जी को। चलो आगे। अब ये लास्ट उसमें आते हैं हम लोग, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो यहां से जुड़ा हुआ है। चलो आगे जरा। ये 2 नक्शे लगाए हैं। ये फोटो तो मतलब सभी ने देखी होगी, ये नेट पे और हर जगह मौजूद है। ये फोटो सीआईडी ने ली थी और ये एकमात्र फोटो है जो सीआईडी की फाइल में मिलती है। और ये ली गई थी शिनाख्त के लिए। जैसे जनरली होता है कि भाई डिस्पोज ऑफ कर देने के बाद बॉडी, क्योंकि शिनाख्त तो हो गई थी, मुखबिरी हुई थी, सबको पता था, लेकिन एक औपचारिकता थी जिसको पूरा करना सरकारी कागजों के लिए जरूरी था। तो एक अष्टाफ नाम के थे जो जहां पर बुंदेलखंड मोटर वर्क्स में इन्होंने काम किया था, तो वहां से उनको बुलाया गया था दिखाने के लिए। फिर 2 जगह पर, एक मजिस्ट्रेट के सामने और एक जगह और पुलिस के सामने मिक्सअप करके कई फोटो में ये फोटो दिखाई गई। तो उन्होंने इसको पहचान लिया था, इस फोटो को, कि ये यही वो थे जो हमारे यहाँ काम करते थे हरिशंकर शर्मा के नाम से। वहां पर वो मोटर ड्राइविंग और वो सीखते थे, बनाना मैकेनिक का काम सीखते थे, वहां रहते उसी। हाँ, खनिया थाना वो झांसी वाला पार्ट है, तो उनका हाथ भी उसी में टूटा था। बायां हाथ उनका, वो दाहिना हाथ टूट गया था एक बार।
ये जो दोनों नक्शे एक मिनट, दोनों नक्शे जो है वो बहुत क्लियर नहीं आपको दिखेंगे, लेकिन ये जो बाएं वाला जो काला वाला दिख रहा है ये 1948 का है, मतलब घटना की मुझे लग रहा है कि 10-12 साल बाद का ये है। तो इसमें वो चीजें दिखती हैं, जैसे एक समर हाउस की बात आती है सुखदेव राज के मेमोयर में, जब भागे हैं यहाँ से तो वो समर हाउस इसमें दिखता है। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, वहां गेट नंबर 1 है, इधर आकर के गेट नंबर 2 है जहां पे लिखा है, वहीं से ये अंदर की तरफ आता है। वो लेटेस्ट का है, नगर निगम का नक्शा है, इसमें वो चीजें दिखाई गई है, वो बना हुआ है सब। उसको अगर जूम करके देखेंगे हम लोग तो दिखेगा। आगे चलो, हाँ आगे चलो, पीछे नहीं आगे, हाँ अरे पीछे तुम जा रहे यार, आगे। हाँ ये उन व्यक्तियों की फोटो है। बाएं तरफ जो काले में है ये है नाट बाबर है। नाट बाबर जिसने गोली चलाई थी, जिसकी गोली जान में लगी थी और जिसको उन्होंने भी गोली मारी थी, उसको गोली यहाँ लगी थी। ये जो चमड़ी होती है इसको छेदते हुए निकल गई थी, अंदर अगर गई होती तो शायद हाथ काटना पड़ता। और दाहिने तरफ जो है वो एस टी होलिंस है। एस टी होलिंस जिसने बुक लिखी है वो बुक भी हमने लगा दी है, नो 10 कमांडेंट्स, नो 10 कमांडेंट्स करके है। एस टी होलिंस वो IG CID था और ये SP CID था। ये जो नाट बाबर था ये SP CID था। और ये वही व्यक्ति है जिसके पास आजाद जी की पिस्तौल थी, जो पिस्तौल लेके चला गया था इंग्लैंड में। ये जो पिस्तौल आप अभी देखिएगा निकल करके, ये पिस्तौल इसके पास कम से कम 40 साल है, मतलब यहां से लेकर के चला गया। तो 1972 में वो बहुत लिखा पढ़ी और बहुत प्रक्रिया के बाद आई है, बहुत इंटरवेंशन के बाद। यहाँ से मुस्तफी साहब थे, उनका वो उसमें मुख्यमंत्री जी जो थे उनके कहने पे, और हाँ भारत सरकार, इसने शर्त रखी थी कि हमें भारत सरकार एक तो लेटर भेजिए और दूसरा जो मूर्ति लगी है आजाद की उसकी फोटो भेजिए। अब कुछ लोग पूछते हैं साहब कि वो फोटो क्यों मंगवाया, तो मैंने कहा ये तो वही बता सकता है क्यों मंगवाया। लेकिन उसने यही 2 चीजें मांगी थी। जब गई है तो वहां से वो म्यूजियम गई है, लखनऊ म्यूजियम, वहां 3 साल रखी रही है और फिर यहाँ काफी पत्राचार हुआ तो 1976 में वो पिस्तौल यहाँ पर लाई गई। तो ये इसलिए थोड़ा सा दिमाग में माइंड मेकअप रहेगा कि कैसी चीजें हुई है। और ये उस दिन की ओरिजिनल फोटो है, जो जिस हालत में, जो अभी बैठी हुई फोटो आपने देखी है वो इसके बाद, जो उस दिन फोटो थी वो इस हालत में थी जब वो गिरे, जो गिरे। और वो जो साइकिल खड़ी है वो इनकी साइकिल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी साइकिल थी, वो उनकी साइकिल नहीं थी, वो पहले से किसी की साइकिल थी। ये बेसिकली सुखदेव राज इनके साथ साइकिल लेके आए थे और फिर ये साइकिल जब गोली चलने लगी तो छोड़ के भागे। तो बीच में एक लड़का मिला है जो द लीडर पेपर कहता है, मेहता लड़का था कोई, जूलॉजी के उसके पिताजी टीचर थे, वो प्रोफेसर थे, लेक्चरर, ये प्रोफेसर थे। तो उसको बंदूक दिखा करके उसकी साइकिल उन्होंने छीन लिया था सुखदेव राज ने, लेकर के भागे। तो उनकी साइकिल ये खड़ी है, सुखदेव राज जो उनके साथ पैदल लेके आए थे। आजाद का रिश्ता जो साइकिल का है, आजाद का रिश्ता जो साइकिल का है, क्योंकि आप इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं और इसका मैं प्रमाण भी हूँ जी, प्रमाण इस सेंस में हूँ कि मेरे मौसेरे भाई जो है, जहाँ यूनिवर्सिटी का बॉटनी डिपार्टमेंट है, उसके पीछे मेरा ननिहाल भी है। तो आजाद का इलाहाबाद के लोगों से इतना जुड़ाव था कि कभी लोगों ने कभी आजाद की जानकारी कभी किसी पुलिस वाले को दी नहीं। आजाद की जानकारी पुलिस वाले के पास कैसे पहुंची ये वो तो डिस्कशन का विषय है, अभी वो रहस्य उद्घाटन भी हुआ नहीं है। आजाद का ये था कि जब भी उनको साइकिल, कोई उबर तो था नहीं, उबर की कैब थी नहीं, तो किसी की भी साइकिल लेते थे। और जब वो कोई भी व्यक्ति किसी की साइकिल रोकता था तो आदमी जान जाता था जो आदमी रोक रहा है साइकिल के लिए वो आजाद है। वो साइकिल लेते थे और साइकिल लेने के बाद कहते थे कल यहीं से ले लेंगे, और अगले दिन साइकिल वहीं पे वो छोड़ देते थे। तो मेरे मौसी के लड़के की साइकिल, नई साइकिल थी, वो ले लिए। उसके बाद फिर रोते हुए चले आए हमारे मामा के पास और उन्होंने कहा आजाद हमारी साइकिल ले ली। तो कहें कहाँ ले लिए? तो मनमोहन पाल के पास था, कहें वहीं ले लिए। तो कहें ठीक बात, कह भी लिए, 5 बजे। तो कहें 5 बजे कल तो हम मिल जाएंगे, और दिन 5 बजे। So he never showed pistol to anybody. No. आजाद को यहाँ किसी को नहीं, मैं आप मेरी पूरी बात सुन नहीं पाए। ये सुखदेव राज की बात हो रही है। सुखदेव राज ने अपने बयान में लिखा है, संस्मरण में। मैं कोई भी लाइन ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सुखदेव राज ने अपने मेमोयर में लिखा है। मैं चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद की बात हो रही है। चंद्रशेखर आजाद की जब शहादत हो गई है, उनके जो साथी सुखदेव राज थे, जब वो भागे हैं कूद करके,
और उन्होंने उल्लेख किया है कि इधर से भागे हैं, समर हाउस की तरफ से भागे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का साइकिल से आ रहा था, मुझे पता नहीं कौन था, मैंने उसको पिस्टल दिखाई और उसकी मैंने साइकिल ली और फिर मैं भाग करके भविष्य के कार्यालय गया, जहां पर मैंने रामरख साइकिल से ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तत्काल साइन करो, अपनी सीट पे बैठ जाओ। और उस साइकिल का हैंडल काला था, जो कि एकदम डिफरेंट टाइप का था। तो लोगों ने कहा कि इसको यमुना जी में विसर्जित कर दो, नहीं तो पकड़े जाओ। फिर दो दिन तक मैं शांत रहा। तीसरे दिन चूंकि पेपर में नाम उसका छपा था, तो मैं उसके घर पे गया। वो उनकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा है, उनकी डेड बॉडी को मर्चरी से निकाल के लारी में रखने के लिए किया जा रहा है। तो वो उसकी फोटो है, बहुत साफ नहीं, चूंकि उसमें छपाई हुई ऐसे ही थी। और अब 90-95 साल पुराना पेपर, आगे चलो। और ये बाकी ये आज पेपर में उस समय घटना निकली है, ये नीचे हिंसात्मक क्रांति की लहर, ये भविष्य की है। वो इंटरेस्टिंग चीज है। वो कर्नलगंज थाने का रजिस्टर नंबर 8 है। उसमें ऊपर की तरफ आप पढ़े थे, एक दिन इनको बुलाया था हमने, वो जो ऐसे नाय टाइप बनी 1931 लिखा, उसकी पहली एंट्री है। जो मतलब अब उसमें कॉलम में रहता है जो मृतक है या जो भी है, तो उसमें लिखा चंद्रशेखर आजाद, और दूसरे अभियुक्त का नाम लिखा, मतलब उसका नाम जो लिखा है व्यक्ति का, वो लिखा नाम लामालूम। मतलब वो भाग गए थे सुखदेव राज, किसी को पता नहीं था। और फिर तो वही ताजिरात हिंद की धारा 307 जो एनकाउंटर पे लिखी जाती है, 307 आगे लिखी जाती है। आगे उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा, वो सड़ गया है, सीढ़न लगती है। तो एफआईआर लगी होगी, हम लोग तो पुलिस वाले जानते हैं, एफआईआर लगती है। आगे चलो, ये वो है लीडर में ये जो पूरा प्रकाशित हुई थी, वो है पीटीएम। चलते हो। हाँ, ये अब ये यहाँ से हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि लास्ट ही पॉइंट होगा, या एक आध दो पॉइंट और बच रहे होंगे। शहादत बनाम खुदकुशी, इसके आगे वाला दिखाओ जरा, आगे वाला। ये है नेशनल हेराल्ड में निकला हुआ है। सचिंद्रनाथ बख्शी इनके साथ के थे, बनारस के थे। और सचिंद्रनाथ बख्शी की हल्की सी मैं आप लोगों को तारुफ दे दूं। वो व्यक्ति थे जिन्होंने संगठन झांसी में खड़ा किया था, शुरुआती दौर का, बिल्कुल जो इनिशियल फेज का संगठन था। हालांकि बहुत बड़ा नहीं था वो, लेकिन इनके जितने साथी थे 6-7, चाहे वो मास्टर रुद्रनारायण हों, चाहे वो भगवान दास माहौर हों, चाहे वो शिव वैशंपायन जी हों, उन सारे लोगों से परिचय सचिंद्रनाथ बख्शी ने करवाया था। ये बनारस से जब ये यहाँ से गए थे, तो एक बार बहुत पहले ले जाकर के इन लोगों से मिलवाए थे। इन्होंने 1976 में इस पेपर में लिखा था, और ये लीडर वगैरह के हवाले से ही ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसका विरोध किया था कि उन्होंने गोली अपने आप को नहीं मारी थी। ये सचिंद्रनाथ बख्शी ने कहा है। लोगों ने उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने उसको अपोज भी किया। लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसको लेकर के उन्होंने कहा था, वो उनके उसके ऊपर वाले बयानों में वो चीज़ें हैं। वो यहाँ चूंकि पटनी है, और ऊपर करो, इसमें तो खैर पटनी तक का मैं इससे पढ़ के आप लोगों को एक बार हल्का सा सुनाना चाहूँगा। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग छपी हैं। एक तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो मैं कह रहा था इसके पहले, और एक इनकी जो पहले तो शुरू में वो दिया हुआ है कि किसने किसने इनका किया था पोस्टमार्टम। अब ये लिख रहा है कि देयर वेर 2 बुलेट्स वुंड ऑन द राइट लेग इन द लोअर पार्ट। आजाद जी के शरीर में कुल 5 गोलियां मिली हैं। 5 क्या, 4.5 कह लीजिए, मतलब 3 तो कंप्लीट बुलेट्स थी और एक जो थी वो टुकड़ा था, 4 थे। और 5 दाहिने साइड से मिली है, 5 दाहिने साइड से, मतलब 2 मिली है घुटने के नीचे पैर में, 1 मिली है थाई में, जांघ में। एक गोली यहाँ से, ये जो राइट हैंड है इसका जो शोल्डर है, शोल्डर को वो रगड़ते हुए जा करके फेफड़े में नहीं घुसी थी, फेफड़े के बगल में टिकी हुई थी। और लास्ट गोली जो थी वो खोपड़ी में लगी थी। खोपड़ी में वो यहाँ नहीं लगी थी, जो जैसा हम लोग इंप्रेशन रहता है कि टेम्पोरल बोन इसको कहते हैं, ये होता है कनपटी। इसके ऊपर वाली ये जो बोन होती है पूरे ब्रेन की सबसे बड़ी बोन होती है, इसको कहते हैं पैराइटल बोन। वो गोली यहाँ लगी है और 5 गोली दाहिने साइड में। दाहिने साइड में क्यों लगी? क्योंकि दाहिने साइड नाला था, जो थॉर्नहिल रोड हुआ करता था। थॉर्नहिल रोड की तरफ से आई है फोर्स, और वो नाट बाबर भी उधर से आया है। उसके साथ के जो लोग थे, जैसे ये पहुंचे हैं, पहले नाट बाबर ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, 10 गज की दूरी से, जो उसका बयान कहता है। बाकी लोग भी यही बयान देते हैं, जैसे उन्होंने पूछा वैसे इन लोगों ने अपनी पिस्टल निकाल लिया। और वो भी चूंकि पिस्टल हाथ में लिए था, तो जब जिसके पहले कि वो गोली चलाते तब तक उसने गोली चला दिया। वो उनकी जांघ में घुस गई, दाहिने पैर की। और यही कारण था कि वो भाग नहीं पाए। क्योंकि अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, या हम लोगों ने गौर किया है कि जैसे ही गोली लगती है वो पूरा अंग पैरालाइज हो जाता है। मतलब दाहिने जांघ में अगर गोली लगी तो पूरा दाहिना पैर उनका पैरालाइज हो गया, तो वो चलने की स्थिति में नहीं रह गए।
दूसरी चीज़ कि अगर वो गोली अब नाट बाबर की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है, जो उनके कंधे को तोड़ते हुए जाकर के फेफड़े के पास रुकी है, उसके बाद उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया। जो दाहिना हाथ था वो पैरालाइज हो गया, मतलब पूरी दाहिनी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई। और उसके बाद वो लड़े 15 मिनट, मतलब इम्पिकेबल। हम लोगों ने बहुत मतलब लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत लड़े हैं हम लोग जंगलों में जाके, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी 15 मिनट तक अपने फेफड़े के बगल में गोली लेकर के और जांग में गोली लेकर के लड़ रहा है, और वो भी बाएं हाथ से। जो ये रिपोर्ट कहती है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मिला है उसमें 16 जिंदा कारतूस मिले थे वहाँ मौके पे, और 22 दगे हुए कारतूस, 2 मैगजीन, पिस्टल, और वो सारे के सारे बाएं हाथ की तरफ मिले थे। दैट मीन्स ही वाज फायरिंग विथ लेफ्ट हैंड। चूंकि उनकी पोजीशन ऐसी थी कि अगर दाहिने हाथ से उनको चलाना होता तो दाहिने तरफ से वो गोली चला सकते थे, या तो पेड़ की तरफ पीठ करके अगर खड़े हों तो घूम करके चलाएंगे, नहीं तो बॉडी एक्सपोज होती है, और फायरर हमेशा कोशिश ये करता है कि कम से कम बॉडी एक्सपोज हो उसकी। तो बाएं हाथ से गोली चलाने के 2 रीजन थे। एक तो कि वो प्रॉन पोजीशन में, मतलब लेटी हुई पोजीशन में गोली चला रहे थे, ना तो वो बैठी पोजीशन में थे, ना तो वो खड़ी पोजीशन में। और दूसरी बात ये थी कि उनको अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करना था। तो 15 मिनट गोली चली, मतलब लगातार वो गोली चली। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मिला मुझे इस पूरे, मतलब बहुत नटशेल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो विश्वेश्वर सिंह को गोली लगी है, बाद में डिप्टी एसपी हो गए तो उसमें तो इंस्पेक्टर ही थे, उनके जबड़े में गोली लगी थी, उनके जबड़े में गोली लगी थी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उनके जबड़े में गोली लगी थी, महत्वपूर्ण दूरी है। जो इसने अपने नाट बाबर ने अपने प्रेस रिपोर्ट में कहा है कि 50 से 60 गज की दूरी थी, यार्ड। आप समझ सकते हैं यार्ड कितना होता है। और एसटी हॉलिंस ने एग्जैक्ट दूरी दी है 58 यार्ड। उसने आकर के नपवाया दोपहर को, मतलब 58 यार्ड से पिस्टल से गोली मारना, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब कैसे ही हो गया। हम लोग जानते हैं कि 58 यार्ड मतलब बहुत लंबी रेंज हो गई पिस्टल के लिए, और इतनी छोटी सी नली वाली पिस्टल। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मतलब ये वो थी, वो यही पिस्टल थी, वो आगे क्लियर हो जाएगा। तो फिर खैर उसे चलिए 58 यार्ड पे उन्होंने उसको गोली मारी, और वो दिखा क्या, धुआं दिख रहा था, झाड़ी थी, झाड़ी के पीछे वो छुपा हुआ था। तो उसने जो लिखा है शब्द, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। एसटी हॉलिंस का शब्द बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसने ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, उसने लिखा है कि दैट वॉज वंडरफुल शॉट बाई बिग मैन बट इज लास्ट। उसने लिखा है दैट वॉज वंडरफुल शॉट बाई बिग मैन, मतलब उसने हर जगह बिग मैन कहा है, और नाट बाबर ने हर जगह स्टाउट मैन कहा है। स्टाउट मतलब तगड़ा आदमी। कुछ लोग मोटा आदमी कह देते हैं, लेकिन मोटा आदमी सही शब्द नहीं लगता है, तो स्टाउट मतलब तगड़ा आदमी, तो हिस्ट पुष्ट थे। तो ये चीज़ है। तो अब एक तो जो हम लोगों के दिमाग में इंप्रेशन रहता है कि पता नहीं कितनी सच्चाई, लेकिन जो फैक्ट उस समय के पेपर्स दे रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पेपर्स कह रहे हैं कि वो अंतिम गोली नहीं थी, 16 जिंदा कारतूस उसके पास, उनके पास उस समय भी थे, 22 चले हुए कारतूस थे, 2 मैगजीन थी, पिस्टल थी। इसके अलावा जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, जो उनका पंचायतनामा था, उसमें 448 रुपये कुछ पैसे कुछ आना उनकी जेब से मिला था। यशपाल का कहना है कि वो जो नेहरू जी ने दिया था 1500 रुपये या 2000 रुपये, उसमें से बचा था, वो दैट डजंट मैटर। और फिर उनके एक चीज़ और मिली थी, होल्स्टर, पिस्टल की होल्स्टर, जो कि यहाँ वो लगाते थे, चमड़े के होल्स्टर की पिस्टल, बनियान के ऊपर और कुर्ते के नीचे। अब ये सब चीज़ें तहस नहस कर दिए होंगे, नष्ट हो गई, कि सारी चीज़ें आई गई, अपना पार हो गई। तो ये उस समय की स्थिति थी। तो 2-3 चीज़ें इसमें गौर करने की। एक तो सारी गोलियों को दाहिनी तरफ से लगना, क्योंकि गोलियां आ रही थी नाले से, जहाँ पे पुलिस के सिपाही थे जो गोली चला रहे थे। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो पिस्टल है और उसकी लोकेशन है मैगजीन और बुलेट्स की, वो बाएं हाथ की तरफ है, गोली दाहिने सर में लगी हुई है, और वो भी पेराइटल बोन में नहीं, टेम्पोरल बोन में। यहाँ पिस्टल से आज तक हम लोगों ने जितने भी सुसाइड देखे, या तो यहाँ मारता आदमी और या तो यहाँ मारता मैक्सिमम, यहाँ तो कतई नहीं मारता, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मारता, बाएं हाथ से यहाँ, इम्पॉसिबल। दूसरी चीज़, जब सटा के मारा जाता है, कोई भी असलाह यूज किया जाता है, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सिंजिंग होती है, जिसको कहते हैं जलना, चमड़ी जल जाती है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। दूसरी चीज़, सटा के मारने पर एग्जिट वुंड होता है, गोली पार कर जाती है। एग्जिट वुंड हमेशा बड़ा होता है, जो निकलने का वुंड होता है। यहाँ एग्जिट वुंड नहीं, गोली फंसी हुई है। तीसरी चीज़, जो गोली ट्रैक करती जाती है तो उसमें कार्बन होता है, कालिक होती है, वो आती है। वो कालिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई है। दे आर नॉट सपोर्टिंग इट। डॉक्टरों ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। दोनों पेपर, चाहे पायनियर आप पढ़ेंगे चाहे लीडर पढ़ेंगे, पायनियर में बस एक चीज़ और उल्लेख करने की है
कि जो सुखदेव राज के ऊपर भी बाद में लोगों ने उंगली उठाई कि इन्होंने ये मुखबिरी की थी इसलिए लड़े नहीं, थोड़ी देर लड़ करके छोड़ करके भागे वगैरह वगैरह, जो संदेहों का गोलमाल यशपाल वगैरह ने काफ़ी दिन तक इन लोगों का वो चलता रहा झगड़ा। तो उसमें उन्होंने अपने संस्मरण में कहा सुखदेव राज ने कि भाई उन्होंने मुझसे कहा कि सिराज तुम निकल जाओ। ये बात कहीं नहीं मिलती, पायनियर मिलती है। पायनियर लिखा है कि वो बीवेयर अपने फ्रेंड को बीवेयर कर रहे थे कि आई एम डाइंग, तुम निकल जाओ। अगर उस दिन का पेपर लिख रहा है तो भाई सपोर्ट तो हो ही रहा है, एक कोलैबोरेशन तो हो ही रहा है। कोलैबोरेशन जो होता है साक्ष्य का, वो कोलैबोरेशन तो हो रहा है। और दूसरी चीज की ये जो बात आई है कि उन्होंने अपने से गोली मारी है, ये भी पायनियर में है। उसमें एक सिपाही कहता है कि मैंने देखा कि वो खड़े हुए और अपने कनपट्टी पे बंदूक रख करके दाग लिया, और फिर तुरंत दूसरा सिपाही कहता है कि नहीं वो पुलिस वाले की गोली लगी थी। मतलब ये झगड़ा वहीं से शुरू हुआ और वो आज तक चल रहा है। ये सिपाहियों के स्टेटमेंट है, ये सिपाहियों की स्टेटमेंट है जो पुलिस वाले के साथ आए, उसके साथ आए थे, नाट बाबर के साथ। तो ये चीजें ये पायनियर में हुई। आगे चलो, हाँ चलते रहो चलते। ये बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को जानकारी में शिव विनायक मिश्र जी ने अंत्येष्टि की और फिर वो कैसे 1976 में कुलतार जी के कहने पर उन्होंने दिया था वो सब जी। और ये आज की डेट में आप लोग पता होगा वहाँ रखा हुआ है स्टेट म्यूजियम के उसमें है, हाँ लखनऊ में उनके स्टोर रूम में रखा हुआ। चलिए आगे चलिए। ये शिव विनायक मिश्र जी की फोटो थी, ये सब उसी समय की फोटो यात्रा 1965 में भावरा की लेके गए थे अस्थि कलश। चलो आगे। हाँ ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके आगे वाला तुम दिखाओ, आगे वाला तुम दिखाओ। हाँ अब ये देखिए आप, ये भगत सिंह जी की पिस्टल है, जिस पिस्टल से उन्होंने सैंडर्स को मारा था, और जो पिस्टल उनके साथ कोर्ट में उसमें पकड़ी गई थी असेंबली में। और ये शायद हिंदुस्तान का पहला असलहा है जिसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगाई गई थी हिंदुस्तान में। उसके पहले कभी बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सैंडर्स को किसने मारा, किसी को पता ही नहीं था। सैंडर्स का तो मुकदमा ही नहीं चल रहा था, मुकदमा चल रहा था मतलब उसमें किसी को पता ही नहीं था, लापता था मुलजिम। जो मुकदमा चल रहा था वो तो असेंबली बम केस का चल रहा था। दोनों ये यूएसए मेड है, यूएसए हार्टफोर्ड कंपनी है। 1897 का इसका वो है पेटेंट है, 1903 की मेक है, और इस पिस्टल की पहली लॉट है 1903, और 1945 इज लास्ट लॉट। और जितने बड़े बड़े उस समय के वो थे क्रांतिकारी, सब ये यूज करते थे। रीजन ये छोटी थी, कभी फंसती नहीं थी, और इसको छुपाना आसान था। मतलब उसमें आप गूगल पे कभी जाएंगे तो उस पर लिखा है इट वॉज वेरी इजी टू हर्ल आउट एंड टू कंसील इट, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी थ्रू आउट द वर्ल्ड वे आर यूजिंग दिस पिस्टल। तो ये इस दोनों का एक ही, अब देखिए नीचे नंबर लिखा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। भगत सिंह की कोल्ट पे जो नंबर लिखा है 168896 लिखा हुआ है, और आजाद जी की कोल्ट पे सिर्फ 5 नंबर पढ़ने में आता है लास्ट का, बाकी डिजिट गायब है, क्योंकि वो स्क्रैच किया गया, और स्क्रैच जानबूझ के किया गया, ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने लिखना छोड़ दिया, वैसे ही जब इस पिस्टल की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई तो उन्होंने उसकी स्केच कर दिया, टेम्पर किया, और दैट इज नॉट रिट्रीवल, मतलब उसको रिट्रीव नहीं कर सकते आप, खत्म हो गया। लेकिन 5 नंबर स्पष्ट दिखता है, एक पे रखी हुई है, आप उसमें फोटो में देखिएगा साफ साफ उसमें दिखता है। इसका मतलब कि एक लॉट की पिस्टल थी, एक साथ इनका ऑप्शन हुआ है, और वो ये पिस्टल भी मैं तो मुतमईन हूँ, हालांकि मुझे अभी तक वो नहीं मिला है, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। ये पक्का ये आपका जो किला है ना इलाहाबाद का, यहाँ से निकली होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वो फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ ऑप्शन हुआ करते थे उस समय। हाँ, और एक अब्दुल्ला करके व्यक्ति था, घोड़ा हाँकता था, वो इन लोगों का बहुत बड़ा मतलब वो हितैषी था, तो वो इस तरह की पिस्टलें और एमुनिशंस वगैरह की व्यवस्था करवाता था। वहाँ के जो अधिकारी थे या बाकी लोग शामिल थे, वो जो पुरानी पिस्टलें थी उनको ऑप्शन करवाते थे, उसको क्रश नहीं करते थे, इसको नष्ट नहीं करते थे, और यमुना जी की तरफ से उसको स्मगल करते थे। ये पक्की मैं बता रहा हूँ कि स्मगल आउट हुई है ये पिस्टल, और एक ही मेक की, एक ही लॉट की सारी चीज़ें हैं। इसका भी लंबा इतिहास, इसमें तो खैर किताबें लोग लिख चुके हैं, जो भगत सिंह वाली पिस्टल है। के बारे में जो है, हाँ, रेंज क्या है? ये वो बात नहीं, रेंज तो 100 गज तक मार करती है, 100 गज तक तो मार करती है, लेकिन निशाना इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है रिमलेस, स्मोकलेस, और लीडर लिखता है कि वेल ऑयल्ड, मतलब बहुत अच्छे से तेल वेल पिला करके बिल्कुल फिट रखे थे, वो साफ सफाई करके और निशाने के लिए वो हमेशा अच्छी हालत में रखते थे। तो ये है, मैं इसलिए तुलना करना चाह रहा था कि अभी तक दोनों पिछलों कहीं तुलना नहीं हुई है। और ये सैंडर्स, जो वो सैंडर्स वध का मुकदमा तो बाद में शुरू हुआ, पहले असेंबली वाले में भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि जयगोपाल जो उनका मुखबिर पकड़ा गया, उसने कहा कि भाई मारा भी इन लोगों ने सैंडर्स को है, तो वो जब मारा है तो साक्ष्य क्या है,
तो साक्ष्य में अब देखिए पता नहीं उनके दिमाग में था या कैसे था, ये पिस्टल उनके साथ कई महीना रही। तो इस पिस्टल को जब इसको इंग्लैंड भेजा, अच्छा दोनों पिस्टलों ने इंग्लैंड की यात्रा की है, ये भी मैं बता दूं, यूएसए मेड है, दोनों ने इंग्लैंड की यात्रा की है। ये तो 40 साल नाट बाबर के घर पे रही और ये इसको भेजा गया था बैलिस्टिक रिपोर्ट की जांच के लिए, वहां से फायर करके। और वो व्यक्ति जिसने इसकी जांच किया तो उसका पूरा बयान मिलता है, उसने आकर के बयान दिया कि किस किस तरीके से उसने किया, स्ट्राइशन मार्क, गुज मार्क, पिन मार्क, वो सारे मिलाने के बाद उसने कहा यही पिस्टल थी, जो 5 गोलियां मिली है सैंडर्स के शरीर के अंदर से, वो इसी से चली हुई, तब उनको फांसी हुई है। मतलब दोनों लोगों की शहादत से कनेक्टेड है ये पिस्टल, दोनों लोगों की शहादत से ये पिस्टल कनेक्टेड है, एक ही लॉट की है और नंबर भी एक ही डिजिट का अंतर है, बस चेंज है। और जो वो माउजर की बात करते हैं, उसमें आती है धर्मेंद्र गौड़ की पुस्तक में कि वो माउजर थी, तो आगे मैं दिखाऊंगा कैलाशपति के बयान में वो कहता है कि आज़ाद ने माउजर अपनी यशपाल को दे दी थी और बाद में 1930 में जब उसके घर की सर्च हुई कैलाशपति की तो वो माउजर उसके घर से पकड़ा गया है। मतलब वो अक्टूबर या नवंबर 1930 में वो पुलिस के गिरफ्त में चला गया था माउजर, तो माउजर था ही नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से, माउजर था ही नहीं उस समय तो लड़ेंगे कहाँ से। और वो माउजर वो था जिसके लिए काकोरी कांड मतलब अभियान हुआ था, सॉरी एक्शन, हाँ यस राइट वर्ड वाज एक्शन, अभियान तो क्या कहते थे, एक्शन नहीं, मूवमेंट नहीं कहते साहब, मूवमेंट तो ओरिजिनल पेपर्स में कहीं नहीं मिलता, एक्शन ही मिलता है, नहीं मूवमेंट, वो तो वी आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन हिस्टोरिकल पेपर्स बट एक्चुअल पेपर इज एक्शन, दैट वर्ड इज आई सपोर्ट दैट वर्ड, एक्शन इज राइट वर्ड, वो एक्शन ही कहते थे। जिसको हम लोग डकैती कहते हैं उसको मनी एक्शन कहते थे, वो हर जगह मनी एक्शन ही है कि मनी एक्शन और एक्शन, और एक्शन के लिए लालायित रहते थे आज़ादी, ऐसा कहा जाता, मतलब अपनी अपनी वो थिंकिंग है। लेकिन उसमें कैलाशपति के एक तो बयानों में ये चीज़ आई है कि वो माउजर, और वो माउजर वो था कि जिसकी कंसाइनमेंट लेनी थी कलकत्ता से, पैसे नहीं थे, उसके लिए काकोरी किया गया, काकोरी एक्शन उसके लिए किया गया, पैसा उसके लिए वो जमा करना था और उसी से वो छुड़ाया गया, वो पुरानी लॉट का वो था, बाद में आज़ादी ने दे दिया था। तो वो मतलब वो जो संगठन था उस संगठन पे ऐसा नहीं कि हथियार को या संपत्ति को लेकर के किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसमें ये था कि मिलजुल करके सब कुछ हम लोगों को करना। आगे चलो, ये वो कैलाशपति का वो है बयान है, उसमें जो दूसरा वाला पेपर उसमें ऊपर अंडरलाइन जो लाइन है वो यही लिख रही है कि आज़ाद हैज गिवन हिज माउजर टू यशपाल, वो लिखा हुआ एकदम पहली लाइन। चलो आगे, और फिर धर्मेंद्र गौड़ ने जो एक बात कही है कि जो पिस्टल मिली थी माउजर, वो ये कोल्ड पिस्टल, वो इलाहाबाद में सर्च से मिली थी, तलाशी से मिली थी, और बाद में उसको दे दिया गया था उनको शंभूनाथ को, शंभूनाथ जी को दे दिया गया था। तो दो चीज़ें, पहले तो शंभूनाथ जी इस अभियान से कहीं से जुड़े ही नहीं, मौके पे भी नहीं थे, जुड़े भी नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं है, सीआईडी के जो डिप्टी एसपी हुआ करते थे। और दूसरी चीज़ जो है कि जो सर्च है वो पूरी की पूरी छपी है, 28 तारीख को जो सर्च हुई है लीडर में, उसके बाद आगे 3-4 महीने का पेपर मैंने देख डाला, कहीं सर्च नहीं मिलती, एक सर्च मिलती है। 4 लोगों ने सर्च किया है, चारों सब इंस्पेक्टर एसपी रैंक के हैं, एक डिप्टी एसपी रैंक के, 3 एसपी रैंक के हैं, और चारों रामरख सहगल के घर पे सर्च किए हैं, बुक डिपॉट पे चौक में सर्च किए हैं, उनके छापे खाने पे सर्च किए हैं, और मातृमंडल जो उनकी संस्था थी उसको सर्च किए हैं, उसी के सर्च, और लास्ट में लिखा है कि नथिंग वाज फाउंड। तो जब कुछ मिला ही नहीं तो पिस्टल कहाँ से मिल गई? तो जबरदस्ती के बिना किसी साक्ष्य के जबरदस्ती की बातें कर रही। चलो आगे चलो, अब ये मुखबिरी वाला है, इस पर तो बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, फोटो हमने आगे लगा दिया है, आप लोग देख लें। ये सुखदेव राज है, इनके ऊपर भी किसी ने कहा कि ये भी हो सकते हैं, और वो लास्ट में वीरभद्र तिवारी जी हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है, नीचे यशपाल जी हैं, और ये दोनों विप्लव से हमने इसलिए लिया कि पुराने में ये लोग कैसे दिखते थे, इनकी पुरानी फोटो है 1939 की है उस समय की। और वीरभद्र, आगे चलो, हाँ बस ये लास्ट है, अध्ययन के स्रोत हैं तो ये तो आप लोग देख ही लेंगे, और इसमें मतलब जो ओरिजिनल अगर काम करना हो तो ये चीज़ें हो सकती जिससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आगे चलो, और ये वही अध्ययन के स्रोत हैं, विप्लव का वही अंक है आज़ाद अंक, और वो नर्मदा का आज़ाद अंक है। और ये पंडित शिव विनायक मिश्र का, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ, इनकी जो आज में निकली है 1900 ऊपर लिखा हुआ 65 कट गया है, 1965 में ये छपा था आज में, उसमें दी गई कुछ चीज़ें बाद में इनके पुत्रगण ने छपवाई है, उसमें उन्होंने छोड़ दिया है जो किसी भी रिसर्च करने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्होंने बताया था कि कहाँ से इनको सूचना मिली, वो उन लोगों ने हटा दिया है। खैर, तो ये ओरिजिनल मिल जाता है इंडियन कल्चर पे, नेशनल आर्काइव में। चलो आगे, ये काकोरी की दिलजरी 1939 में छपी थी जिसमें, और ये शिवविनायक मिश्र जी के ही लड़कों ने जब दिया 1976 में उसका है, और बाकी वो संदेहों का गोलमाल, वो कुछ स्मृतियाँ और कुछ स्फुट विचार,
ये वो है जिसमें मेमोयर आता है, संपूर्णानंद जी वाली जो किताब है उसका उल्लेख। आगे चलो। पर हाँ, ये एक लास्ट बात कहते हुए मैं खत्म करूंगा अपनी बात। ये जो आकार पत्रिका है उसमें एक टोपी की फोटो लगी है। ये टोपी आजाद जी की है। ये मिश्रा जी आप नोट करिएगा, क्योंकि इसको भी ले आना है हम लोगों को म्यूजियम। कोशिश हम लोगों की रहेगी कि तिलक मेमोरियल करके है वहाँ पे कानपुर में, उसके अंदर एक लाइब्रेरी वहाँ पे रखी हुई है। उसकी स्टोरी वहाँ पे दी हुई है साइड में, कि ये वहाँ पर आए थे और अरोड़ा जी थे उनके यहाँ रुके हुए थे, और पता चला कि सीआईडी के लोग उस पर हैं रेलवे स्टेशन पे, तो पकड़े ना जाए तो उन्होंने उनके पोते की कैप ले ली और अपनी टोपी छोड़ गए। तो वो लोग बहुत दिनों तक रखे रहे, फिर इन लोगों ने ले जाके वहाँ पे रखी। तो अब आज के डेट में जो बची हुई उनकी चीज़ें हैं उसमें से एक चीज़ ये भी है जो हम लोग यहाँ ले आ सकते। जी, ये खादी की टोपी है, तो वो है, वो कंसील करते थे अपने आप को, लोग कैमोफ्लेज करते थे उसकी वजह से। और बाकी ये रुद्रनारायण जी ने जो खींचा फोटो है। आगे चलो। ये लास्ट है हमारी स्लाइड, स्मृतियों का संरक्षण। जो चीज़ें इनकी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, कोल्ड पिस्टल है, ऑलरेडी हस्तलिखित पेपर है, टोपी हो गई, अस्थि कलश को ले आना चाहिए मेरा मानना है, और फोटोग्राफ्स और बाकी पत्र पत्रिकाओं की जो कटिंग्स हैं बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद वीथिका बन रही है। और दूसरी बात, उनका शहीदी स्थल है, उनकी जो शहादत हुई यहाँ हुई है, उनकी अंत्येष्टि यहाँ पे हुई है, सब कुछ यही हुआ है। तो वो एक जगह रहे, मेरे कहने का मतलब एक जगह संरक्षित रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से, और बहुत पेशेंस के साथ आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं, अभी तो ये 10% है, अभी काम बहुत है और हम लोगों को मिलजुल के करना होगा, ये अकेले नहीं हो पाएगा। अभी जितनी ट्रायल प्रोसीडिंग्स जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी तिथियाँ उसमें मिलेंगी। मैं कैलाशपति का अकेला एक 80 पन्ने का बयान जब पढ़ने लगा तो मुझे इतनी तिथियाँ मिली कि मैंने कहा आज़ाद के ऊपर तो इसी से हम लोग एक पूरी जीवनी। निवेदन करूंगा एक बार पुनः इस पर ताली हो। मैं नहीं समझता कि इतने विस्तार से, इतनी गहनता से और इतनी अभिरुचि से जो खोज श्री प्रताप गोपेंद्र जी ने की है, वह निश्चित रूप से आज़ाद को के ऊपर एक नई दृष्टि, एक नया प्रकाश डालता है। आज़ाद के कलश की बात आई है तो संग्रहालय की ओर से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे निदेशक ने लखनऊ संग्रहालय के निदेशक को इस बाबत पत्र भेज दिया है और फोन पर वार्ता भी हुई है कि इस कलश को आप यहाँ दें, क्योंकि उसका यहाँ होने में ही औचित्य है। टोपी भी एक चीज और ऐड करिए उसमें। टोपी तो कानपुर से है ना, कानपुर से आएगी, ये लखनऊ वहाँ भी लिखिए आप, और उसको भी करते हैं। तो ये अब इस पर कितनी जल्दी हम लोग सफल होते हैं वो आने वाले समय में आप सबको सूचना होगी। यहाँ से सब लखनऊ जा रहा है, वहाँ से जाने में लोग बहुत दिक्कत होती नहीं, उनका तो नहीं होना चाहिए, आना चाहिए। और एक बात और बहुत प्रामाणिक हुई, एक बात और बहुत प्रामाणिक कहा कि जो हमारे संग्रहालय में पिस्तौल सुरक्षित है, अब वो किसी विवाद का विषय नहीं है। ये वही पिस्तौल है जिससे आज़ाद शहीद हुए और जिससे उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया। तो निश्चित रूप से यह पिस्तौल हम सब के लिए आदरणीय है, श्रद्धा का विषय है। तीसरी चीज, कैलाशपति जी की जो बात गोपेंद्र जी ने की, निश्चित रूप से वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो तो उसे अपने लेखन में ले आएं और उसे हिंदी में, अंग्रेजी में तो है ही, यथा संभव उसे प्रकाशित भी किया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है जिस तरीके से उसमें विवरण दिया हुआ है कि वो धोती पहन के एक तरफ
पकड़ के चला करते थे तेजी तेजी, ये कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद की हुलिया को भी बयान करता है। कैलाशपति जी का जो बयान है, और बाकायदे वो डेट वाइज है, पैरा वाइज है। अंतिम बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रताप जी से, कि अब जो भी व्याख्यान आज उन्होंने इस संग्रहालय में दिया है, हमारे यहाँ आज़ाद वीथिका लगभग तैयार है और लोकार्पण के लिए पत्राचार चल रहा है हमारे अध्यक्ष के स्तर पर। यथाशीघ्र तारीख मिलेगी, आप सब उसके साक्षी होंगे। मैं चाहता हूं कि आज के इस वक्तव्य को अगर आप लिपिबद्ध कर दें तो न केवल संग्रहालय के लिए ये व्याख्यान एक धरोहर होगा, बल्कि जो लोग आएंगे, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें ये चीज़ नैमित्तिक निबंध के रूप में जो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, उन्हें दिया जाए। भले वो श्रृंखलाबद्ध ना हो, लेकिन महीना 2 महीना बाद एक या 2 व्याख्यान और हो सकता है, तब तक कुछ और चीज प्रकाश में आकर हम लोग जिस तरह से आज आलोकित हुए तो एक आग लेकर रवाना भी होना चाहिए। अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी, प्रश्न योगेश्वर जी, मेरी एक सबमिशन, ये इन्होंने जो गोली का आपने विवरण बताया है, ये उस समय बड़ा विवाद में था और जिसने भी आजाद पे थोड़ा भी काम किया है वो जानता है। तो या तो ये प्रिंसिपल हो कि हम सेटल करें, और या तो उसको काट दें। अगर उस समय सेटल हो गया तो आज उठा के हम क्या तमाशे होंगे? तो इस पर भी आप कोई भी दस्तावेज, चूंकि संग्रहालय जब रखता है कोई दस्तावेज तो उसकी कैपेसिटी होती है। और दूसरी, किसी मुखबिर या गवाह ने कोई अपनी चीज किन परिस्थितियों में कही, जैसे शालिग्राम जायसवाल एक किताब लिखते हैं और वो किताब लिखी जाती है आज़ादी के पहले। अथॉरिटी, अगर मेरे पास वो अधिकार होता टू कन्फर PhD अपॉन गोविंद जी, confer it right now. Right now. I would not hesitate. Such a good initiative. बिल्कुल सर। मतलब मैं भी आजाद पर काम कर रहा हूँ, पाठक जी भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको जीवन में सब कुछ मिल गया है, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छा परिवेश, सब कुछ, और फिर हिस्ट्री में जो हम सोचते हैं एक सबऑल्टर्न निग्लेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, उस सबऑल्टर्न में एक रामचंद्र गुहा है, बहुत कुछ लेके आते हैं, उसमें राम को भी मिथक बता देते हैं, राम सेतु को भी मिथक बता देते हैं, और बाबा जितने वामपंथी हैं वाह 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 गुहा जी की वाह वाह करते हैं। तो आज आजाद जी का इस समय ये एंटीसीडेंट्स पूरी बता रहे थे, मैं तो चौंक के दंग रह गया, how much pains he has taken, undertaken। फिर बहुत से अनुत्तरित जो प्रश्न थे, अब उसमें पाठक जी ने बहुत सही एक पॉइंट रेज किया जिसको कि गोपी जी पहले ही कंसीड कर चुके हैं कि ये तो मेरी खोज है, अभी प्रमाणिक, और मैं भी खोज कर रहा हूं। और उसमें वो विषय भी आया गोली वाला। मैं जरा जोड़ दूं इसमें कि जब वो झांसी में थे और जब मैकेनिकल काम कर रहे थे, और जो भील वाला आपने उदाहरण दिया, तो ही वॉज प्रैक्टिसिंग गन शॉट, और हाथ भी टूट गया था, दाहिना टूटा था, बाएं हाथ से निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ही वॉज सच ए गुड शॉट विद बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। और उनके बारे में कहा जाता था, जो उन्हीं के संगी साथी कहते थे, कि अमावस्या की अंधेरी रात में वो चवन्नी उछालते थे, और उसके बाद वो पिस्तौल ऊपर बिना देखे मारते थे, और सिर्फ टन की आवाज सुनाई देती थी, चवन्नी फिर दिखाई नहीं देती थी। दिस वॉज द रेंज एंड दिस वॉज द एक्यूरेसी ऑफ चंद्रशेखर आजाद शब्द। कुछ बिंदु शायद इनके पास थे, वो नरेशन में जो 2.5 घंटा आदमी बोलेगा कहीं छूट जाता है,
और वो है बनारस का। बनारस का जब वो संस्कृत विद्यालय पढ़ रहे थे, बहुत चपल थे, वेरी क्विक, स्थूल थे, और उन्हें सब कांग्रेसी कहते थे। वो कांग्रेस में बड़ी निष्ठा थी उनकी, और उनको वो सब क्विक सिल्वर कहते थे, क्विक सिल्वर। और कई एफआईआर में तो उनका नाम ही एफआईआर दर्ज है, बकौल क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर। अभी अगर आप, मैं जानता हूँ आपके पास रिकॉर्ड है सर, यू हैव द रिकॉर्ड। अब नरेशन में अ मैन स्पीकिंग विदाउट पेन एंड पेपर, आपको तो 44 साल बाद भी लिखना पड़ रहा है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि उन्होंने अपने, क्योंकि मैं एक वाक्य बताता हूँ जो उन्होंने कहा ना कि ही यूज्ड टू कीप हिज गन शॉट, जो बंदूक थी, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज वेल ऑयल्ड। तो भगत सिंह के साथ का वाक्य है जब दोनों साथ थे कभी, और आजाद जी अपनी पिस्तौल साफ कर रहे थे। अपनी पिस्तौल को बड़ा अच्छा नाम रखा था जिससे अंग्रेज खौफ ज़दा थे। क्या नाम रखा था उसका? बमतुल बुखारा। बमतुल बुखारा नाम क्या है? इतना बड़ा। पिस्तौल कितनी बड़ी? इतनी छोटी। कि आप बताएं कि नाट बाबर खुद कह रहा है कि आई एम आस्किंग माय पुलिसमैन टू मार्च अहेड, आगे आओ, और वो एनफील्ड राइफल चला रहे हैं। एनफील्ड राइफल जो है आगे इतना बड़ा छेद करती है और पीछे इतना बड़ा। He was injured, पैर में गोली लगी है, that we have all accepted and corroborated, वो है, लेकिन कल में लगी है यहाँ, because आजाद knew, आजाद was a very very well read man, बहुत पढ़े लिखे थे। हमारी माँ दर्जा 2 पास थी लेकिन बड़ी पढ़ी लिखी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम नहीं कर सकता था। मेरे पिताजी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी और इतना अच्छा मैनेजमेंट जितना मेरी माँ करती थी। So it was a very well read man. आप सोचिए HSRA के भगत सिंह यूज्ड टू ड्राफ्ट एवरीथिंग। यहाँ सरवर साहब बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उस जमाने के पैम्फलेट्स कहाँ हैं, पोस्टर्स कहाँ हैं? लोगों से दरख्वास्त कीजिए, आप विज्ञापन निकलवाइए कि अगर किन्हीं के पास अगर इस तरह के कोई पोस्टर और पैम्फलेट हैं तो कृपया कर या तो अभिलेखागार को दे दें या वो म्यूजियम को दे दें, क्योंकि इस समय उनकी यहाँ वीथिका तैयार की जा रही है। एक बहुत से लोग इनके पास बहुत सी चीजें हैं देने को, लेकिन लोग कहते हैं उचित स्थान कहाँ है, कहाँ दें? भैया रुक जाओ, उचित स्थान कहाँ है, कहाँ दें जहाँ ये सुरक्षित रहे? उनका सिर्फ मंशा ये कि ये सुरक्षित रहे, एंड इट शुड बी पास्ड ऑन टू पोस्टेरिटी। आने वाले हमारी संततियों को किस प्रकार से इसका लाभ मिल सके। तो ब्रिंग आउट दैट विज्ञापन। आप विज्ञापन नहीं, आप तो बयान दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और यहाँ का अखबार इस मामले में बहुत ही, जिसको कहते हैं पाठक जी तो हैं यहाँ, आपकी मदद भी करेंगे, बहुत उदार है इस मामले में। दे विल रेडली फर्निश पब्लिश और दिस न्यूज आइटम। फिर सारी बातें हो गई, उनकी अस्थियों को लाने की बात हो गई, टोपी की बात हो गई। एक बात छूट गई, नाट बाबर की डायरी। वो बड़ी महत्वपूर्ण है। नाट बाबर की डायरी जो CID ऑफिस में लखनऊ में है, तो उसको भी लाने की जिक्र किया जाए, उसको भी लाने की बात कही जाए, क्योंकि उसमें नाट बाबर ने क्लियरली मेंशन किया है कि किसने सूचना दी थी।